जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग वीकली रिवीजन करेंगे 17 नवंबर 2024 से 24 ऑफ नवंबर 2024 तक का जितना भी डेली करंट अफेयर्स हुआ है उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बिल्डअप किया गया है। तो आपको ध्यान देना है कि पहला इंडिया भूटान बॉर्डर पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहाँ पे आएगा, कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये डारंगा विलेज असम इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे एक जॉइंट चेक पोस्ट बनाया गया है। जॉइंट चेक पोस्ट मतलब जहाँ पे इंडिया और भूटान दोनों के ही पर्सनल्स रहेंगे, तो वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ पे? दारंगा विलेज असम में। ठीक है, दारंगा विलेज असम में ये स्थित है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, उद्घाटन किसने किया है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं, जो कि गवर्नर हैं असम के। उन्होंने इसका उद्घाटन किया है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये पहला इंडिया भूटान बॉर्डर पे पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जो कि बनाया गया है। कहाँ पे? दारंगा विलेज। नाम याद रखिएगा, दारंगा विलेज असम। हो सकता है आपसे बहुत स्पेसिफिकली ही पूछ लें कि असम के कौन से गांव में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंडिया भूटान के बॉर्डर पे स्टैब्लिश किया गया है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है किसने इनॉग्रेट किया है। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी ने, जो कि गवर्नर हैं असम के, इन्होंने इनॉग्रेट किया है दारंगा विलेज असम में इंडो भूटान इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। डेवलप किसने किया है? तो लैंड स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है। स्पेशल फीचर क्या है? एंट्री और एग्जिट अलाउ करता है फॉर थर्ड पर्सन वाया लैंड। ठीक है, इससे पहले कैसे एंट्री होती थी? तो इससे पहले भूटान में पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तब जाया जा सकता था। मतलब इंडिया के एयरपोर्ट से भूटान के पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मतलब ट्रैवल किया जा सकता था। पर अब वाया लैंड भी ट्रैवल किया जा सकता है इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के माध्यम से। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल से भी एक रूट था, जलगांव फुनशोलिंग लैंड रूट। ठीक है, जयगांव वेस्ट बंगाल में था और फुनशोलिंग साउथ भूटान में था, जो कि लोकेटेड था। इसके माध्यम से भूटान जाया जा सकता था। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट का माध्यम हो गया था और ये लैंड रूट था। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल से लैंड रूट था। आसाम से लैंड रूट बनाया गया है दारंगा विलेज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एयर इंडिया एयरलाइंस को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल मिल गया है। ये बात याद रखिएगा। तो एयर इंडिया एयरलाइंस बिकम्स फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू रिसीव डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये बात आपको याद रखनी है। डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल किसको मिला है? तो ये एयर इंडिया को मिला है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत जो है एयर इंडिया खुद से ही इन हाउस मॉडिफिकेशन कर सकती है एयरक्राफ्ट के इंटीरियर्स में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एयरप्लेन के अंदर, एरोप्लेन के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो एयर इंडिया बिना डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अप्रूवल के ये कर सकती है, क्योंकि इनको डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल मिल चुका है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। किसको? एयर इंडिया को। और ये पहली इंडियन एयरलाइंस है जिनको ये डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल मिला है। तो ये बात आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स की बात करें तो 14 ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 14 ऑफ नवंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस बार दो थीम है इसकी, एक यूनाइटेड नेशंस की थीम है और एक WHO की थीम है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे। तो आपको दोनों ही याद रखना है। हो सकता है आपसे यही पूछ ले WHO थीम क्या है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की, या यूनाइटेड नेशंस थीम क्या है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की। तो यूनाइटेड नेशन की थीम है डायबिटीज़ एंड वेलबींग। ठीक है, डायबिटीज एंड वेलबींग जो है यूनाइटेड नेशंस की थीम है। WHO की थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स WHO की थीम है ये। यूनाइटेड नेशंस की थीम क्या देखी हमने? डायबिटीज एंड वेलबींग। और ये कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे? तो ये 14 नवंबर को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। फिर बात करते हैं इंडियन हॉकी की। तो इंडियन हॉकी अपने स्टैब्लिशमेंट के 100 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। तो इसीलिए ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन अनाउंस किया गया है हॉकी इंडिया द्वारा टू मार्क 100th ईयर ऑफ इंडियन हॉकी। ठीक है, तो सेंटेनरी ईयर है, मतलब शतक हो चुका है, मतलब 100 साल पूरे हो चुके हैं इंडियन हॉकी के स्टैब्लिशमेंट के। कब फॉर्म की गई थी? तो ये 7 ऑफ नवंबर 1925 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, तो इंडिया की पहली नेशनल बॉडी फॉर हॉकी कहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1925 में 7 ऑफ नवंबर 1925 में ये स्टैब्लिश की गई थी। तो ये 100वां साल, मतलब 99 साल कंप्लीट होकर 100वां साल लग गया है। तो इसी की खुशी में हॉकी इंडिया ने क्या किया है, 100th ईयर ऑफ इंडियन
हॉकी के लिए ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन अनाउंस किया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। हॉकी इंडिया की बात करें तो ये एपेक्स बॉडी है इंडिया की, जो कि हॉकी से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस एक्टिविटीज़ है ये सब मैनेज करता है। प्रेसिडेंट की बात करें हॉकी इंडिया की तो प्रेसिडेंट है दिलीप कुमार तिर्की। सेक्रेटरी जनरल है भोलानाथ सिंह। इस्टेब्लिशमेंट हमने देखा 1925 में हुआ था। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली इंडिया में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। चर्चा कर लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट की, जिसमें इंडिया के की अचीवमेंट्स को भी पब्लिश किया गया है। तो सबसे पहले ये याद रखेंगे कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट किसकी किसकी ये एनुअल रिपोर्ट है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है। ये बात याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट की बात करें तो 17.7% डिक्लाइन है टीबी इंसिडेंस में, फ्रॉम 237 पर लाख पॉपुलेशन इन 2015 टू 195 इन 2023, विच इज मोर देन ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज डिक्लाइन ऑफ 8.3%। मतलब क्या है, 17.7% का डिक्लाइन देखा गया है टीबी इंसिडेंस में, टीबी की रिपोर्ट्स में। ठीक है, टीबी होने का जो परसेंटेज है वो डिक्लाइन हुआ है। अब बहुत कम लोगों को टीबी हुआ है 2015 से 2023 के बीच में, तो ये क्या हुआ है 17.7% का ये डिक्लाइन देखा गया है। ठीक है, 17.7% का डिक्लाइन देखा गया है। और ग्लोबल डिक्लाइन कितना हुआ है, तो ग्लोबल डिक्लाइन हुआ था 8.3%। ग्लोबल वैश्विक स्तर पर देखें तो डिक्लाइन कितना देखा गया था 8.3, जो कि ऑलमोस्ट दुगना है, जो कि मतलब और इंडिया में जो डिक्लाइन हुआ है वो ऑलमोस्ट दुगना है 7.7% का। तो ये आप एक डेटा हल्का दिमाग में याद रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले तो हेडक्वार्टर्स है जिनीवा स्विट्जरलैंड। स्टैब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को, और डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घब्रासियस। ठीक है, घब्रासियस जो भी नाम है इनका, डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घब्रासियस। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की बात हो गई। एक और इंडेक्स आया है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स। ठीक है, याद रखिएगा ब्रांड फाइनेंस का ग्लोबल सिटी इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल सिटी इंडेक्स मतलब सिटी को ये मेजरमेंट करता है, हर सिटीज जो बड़ी बड़ी सिटीज है उनका मेजरमेंट किया जाता है अलग अलग बेसिस पे। तो टॉप सिटी इनके हिसाब से है लंदन, यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि ब्रांड फाइनेंस का जो हेडक्वार्टर्स है वो लंदन में ही है, तो हो सकता है इसीलिए वो ज़्यादा जानते हो इस सिटी को और बहुत अच्छे से इनको इंडेक्स करके टॉप पे रखे हैं। ठीक है, तो याद रखना है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स में लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम में जो लंदन है वहाँ पे क्या किया गया है, वहाँ पे इसको टॉप रैंक दी गई है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स में। स्कोर कितना है, तो 90.9 है लंदन का आउट ऑफ 100। ठीक है, टॉप 3 सिटीज़ कौन सी है, तो हमने देखा फर्स्ट है लंदन यूके में, सेकंड है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए की, और थर्ड है पेरिस फ्रांस की। ठीक है, तो ये 3 ग्लोबल सिटी इंडेक्स में ब्रांड फाइनेंस के टॉप 3 सिटीज़ हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे इंडिया में कोई कंट्री है, सिटी है या नहीं, कोई सिटी भी नहीं इंक्लूड की गई है, क्योंकि ये सिर्फ 20 कंट्रीज़ को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, 20 कंट्रीज़ को ऑब्जर्व करता है, तो शायद इंडिया उसमें नहीं है, इसीलिए इनको इंक्लूड नहीं किया गया। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज़ है। ठीक है, तो एडिशन ये कौन सा है, सेकंड एडिशन है ग्लोबल सिटी इंडेक्स का। तो बस आपको याद रखना है ग्लोबल सिटी इंडेक्स में टॉप पे कौन है, लंदन है, सेकंड पे कौन है, न्यूयॉर्क है, थर्ड पे कौन है, फ्रांस पेरिस है। ठीक है, अपॉइंटमेंट की बात करें तो वीडी चाफेकर बने हैं 7th एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिकैप आईएससी। ठीक है, सबसे पहले आपको नाम याद रखना है, कौन अपॉइंटमेंट हुआ है, किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वीडी चाफेकर साहब का अपॉइंटमेंट हुआ है। क्या किस पद पे अपॉइंटमेंट हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे, ना कि प्रेसिडेंट पे या सीईओ पे, बल्कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे वीडी चाफेकर साहब का अपॉइंटमेंट हुआ है, और ये 7th एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। ठीक है, तो अब हमने देख लिया, नाम देख लिया, हमने डेजिग्नेशन देख लिया। अब हमको ये देखना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में ये अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये रिकाप आईएससी में हुआ है। ठीक है, रिकाप आईएससी क्या है, ये रीजनल कोऑपरेशन बॉडी है, जहां पे रीजनल कोऑपरेशन अग्रीमेंट ऑन कॉम्बेटिंग पायरेसी, ठीक है, पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर आईएससी सिंगापुर। ठीक है, तो ये सिंगापुर में स्थित है रिकाप आईएससी, याद रखिएगा। रिकाप क्या है, तो ये क्या करता है, ये रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, जिसके अंतर्गत एशियन कंट्री जो है ये पायरेसी को कॉम्बैट करती है और आर्म्ड रॉबरी को भी कॉम्बैट करती है अगेंस्ट शिप्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। रिकाप आईएससी में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं वो है वीडी शाफेकर, जो कि 7th एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ठीक है, ये किसको सक्सीड किए हैं, तो ये सक्सीड किए हैं कृष्ण स्वामी नटराजन को, जो कि 6th
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे रिकाप आईएससी के, ठीक है। इनका कार्यकाल कब तक होगा, 2025 से 2028 तक होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अभी हम लोग को ऑब्जेक्टिव देखा हम लोग ने, पायरेसी को कॉम्बैट करना और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन को सेफ और सिक्योर बनाना, ठीक है। रिकाप आईएससी की बात करें तो ये कब स्टैब्लिश किया गया था, तो ये 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स हमने देखा सिंगापुर में है और ये पहला रीजनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है टू प्रमोट एंड एनहांस कोऑपरेशन अगेंस्ट पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी एट सी इन एशिया, ठीक है। तो ये पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी एट सी को रोकने में मदद करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, और ये पहला रीजनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है जो इस दिशा में काम करता है, जो इस रीजन में पायरेसी को कॉम्बैट करने और आर्म्ड रॉबरी एट सी को कॉम्बैट करने में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करें तो दीपक अग्रवाल जी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है नफीद का, ठीक है। नफीद क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, दीपक अग्रवाल जी होंगे नफीद के नए मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। किसको सक्सीड किया, तो इससे पहले कई इंटरिम एमडी अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुक्तानंद अग्रवाल जी बने थे जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया था आफ्टर रितेश चौहान डिपार्चर। इसके बाद पंकज बंसल जी आए थे 30 सितंबर 2024 को, जिनको 3 महीने के लिए क्या किया गया था, इंटरिम एमडी बनाया गया था। उसके बाद आए हैं फुल टाइम पे दीपक अग्रवाल जी, ठीक है। नफीद की बात करें, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन की बात करें तो 1958 में स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, ठीक है। लीगल स्टेटस ये है कि ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। एक और अपॉइंटमेंट जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है वो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल पुलिस का, जिसको इंटरपोल बोला जाता है। तो कौन नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं इंटरनेशनल पुलिस की, तो ये वेल्डेके उर्किजा है, ठीक है, जो कि फेडरल पुलिस कमिश्नर फ्रॉम ब्राज़ील है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं इसमें। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कौन से डेजिग्नेशन पे हैं, तो सेक्रेटरी जनरल के डेजिग्नेशन पे आए हैं, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल के डेजिग्नेशन पे आए हैं कौन, वाल्देसी उर्किजा, वाल्देसी उर्किजा, ठीक है। वाल्देसी उर्किजा नया अपॉइंटमेंट हुआ है किसमें, किस पद पे, तो सेक्रेटरी जनरल के पद पे, किस ऑर्गेनाइजेशन के, तो इंटरपोल के, ठीक है। और ये कहाँ से आते हैं वाल्देसी उर्किजा, तो ये ब्राज़ील से आते हैं, ठीक है, ये ब्राज़ील से आते हैं। इनका इलेक्शन कब अनाउंस किया गया था, इलेक्शन रिजल्ट्स तो 92nd जनरल असेंबली जो इंटरपोल की हो रही थी ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में, वहां पे अनाउंस किया गया था कि नए सेक्रेटरी जनरल जो होंगे वो होंगे वाल्देकी उर्किजा, जो कि फेडरल पुलिस कमिश्नर है ब्राजील से। ये किसको सक्सीड करेंगे, ये जर्गन स्टॉक को सक्सीड करेंगे जो कि जर्मनी से आते हैं, ठीक है। और ये कम से कम 10 साल तक, ये 10 साल तक सेक्रेटरी जनरल रहे थे हर्गन स्टॉक, ठीक है। हर्गन स्टॉक, JU को जर्मन में हर्गन H बोला जाता है, ठीक है। तो हर्गन स्टॉक नाम हुआ इनका, हर्गन स्टॉक को सक्सीड किया है वाल्देसे उर्किजा ने, ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस के नए सेक्रेटरी जनरल के पद के लिए, ठीक है। 92nd जनरल असेंबली इंटरनेशनल पुलिस की बात करें तो ये होस्ट कंट्री थी यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपस में क्या होता है, सारी पुलिस जो होती हैं आपस में मिलके योजना बनाती हैं कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, कैसे फाइनेंशियल क्राइम्स को रोका जाए, तो ये सारी बातें होती हैं। इंडिया की तरफ से इंटरपोल में रिप्रेजेंट कौन करता है, तो CBI करती है, ये बात याद रखिएगा। CBI की तरफ से इंडिया में रिप्रेजेंटेशन रहता है इंटरपोल का, ठीक है। CBI मतलब रिप्रेजेंट करती है इंटरपोल को इंडिया की तरफ से, ठीक है। इंटरपोल की बात करें तो 1923 में बनी थी, 1923 में स्टैब्लिश की गई थी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के नाम से ऑस्ट्रिया में। फिर इसका नाम बदल के 1956 में क्या कर दिया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ICPO, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में इंटरपोल बोला जाता है। सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो हमने देखा वेल्देसी उर्किजा है जो कि ब्राज़ील से आते हैं। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट अलग है और सेक्रेटरी जनरल अलग है। प्रेसिडेंट कौन है, तो अहमद नसीर अल रियाजी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से आते हैं ये। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इंटरपोल का, तो लियोन फ्रांस में है, और मेंबर कंट्रीज है 196, ठीक है। तो आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है बैकग्राउंड के तौर पे। कभी कभी आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो एक साइड में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे देगा, जैसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम दे देगा, इंटरपोल दे देगा, WHO दे देगा, ठीक है, इस तरीके रिस्काप दे देगा, तो कई तरीके के आपको ऑर्गेनाइजेशन दे देगा। और फिर राइट हैंड साइड में आपको वेन्यूज़ दे देगा कि फ्रांस, वियना, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी फिर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल पुलिस का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है। सेक्रेटरी जनरल हमने देखा, प्रेसिडेंट हमने देखा, और साथ ही साथ किस कंट्री से जो पिछले प्रेडिसेसर थे किस कंट्री से आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और 92nd जनरल असेंबली इंटरनेशनल पुलिस की कहाँ होस्ट की गई है, हमने ये भी देखा। बुक्स एंड ऑथर की चर्चा करें तो एक बुक आई है जिसका नाम है मोर डायलॉग,
कन्वर्सेशंस फॉर विकसित भारत, ठीक है, मोर डायलॉग कॉन्वर्सेशंस फॉर विकसित भारत किसकी लिखी हुई किताब है? तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने ये किताब को लिखा है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मोर डायलॉग कॉन्वर्सेशंस फॉर विकसित भारत लिखी गई है, इसके लेखक हैं डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस जी। और ये प्रेजेंट किसको किया गया है? ये एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को प्रेजेंट किया गया है। तो आपको याद रखना है मोर डायलॉग कॉन्वर्सेशंस विद फॉर अ विकसित भारत किसकी लिखी हुई किताब है? तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस की ये लिखी हुई किताब है, मोर डायलॉग कॉन्वर्सेशंस फॉर विकसित भारत। भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, तो आपको याद रखना है भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें कुछ खास जानने लायक बात नहीं है, बस ये याद रखिएगा ये भारत NCX क्या है, तो आपसे डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है भारत NCX 2024 क्या है? तो ये साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। तो इंडिया में जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो भी साइबर थ्रेट्स आ रहे हैं बाहर के देशों से, हम लोग ने देखा कई कई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस जो है इंडिया की वो हैक हो चुकी हैं, ब्रीच हो चुकी हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए और रेजिलियंस डेवलप करने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। तो ये 18 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक कंडक्ट की जाएगी। ये इसके ऑर्गेनाइजर्स होंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU, ठीक है। तो ये आप दो ऑर्गेनाइजर्स याद रखिएगा कौन कौन से हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, हो सकता है आपको कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दे दे जो कि साइबर सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हो, तो आपको याद रखना है ऑर्गेनाइजर कौन है भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज का। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सेक्रेटेरिएट जो है इसमें इन्वॉल्व है, साथ ही साथ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। नए अपॉइंटमेंट हुआ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। नए CAG ऑफ इंडिया होंगे के संजय मूर्ति। आपको याद रखना है के संजय मूर्ति जो होंगे वो नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पे अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। ये किसको सक्सीड करेंगे? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी को सक्सीड करेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को सक्सीड करेंगे के संजय मूर्ति। किस पद के लिए? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद के लिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का प्रोविजन क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आर्टिकल 148 क्लॉज 1 जो है वो डील करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अपॉइंटमेंट से। तो आपको आर्टिकल भी याद रखना है, प्रोविजन भी याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस आर्टिकल में CAG का प्रोविजन है। तो ये आर्टिकल 148 क्लॉज 1 में इसका प्रोविजन है CAG का। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करें तो मिताली राज का अपॉइंटमेंट हुआ है जो कि विमेन क्रिकेटर है। ये इनको अपॉइंट किया गया है एज मेंटर फॉर विमेन क्रिकेट ऑपरेशंस इन आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में इनको मेंटर के पद पे अपॉइंटमेंट दिया गया है मिताली राज जी को, ठीक है। मिताली राज जी को आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन में मेंटर के पद पे अपॉइंट किया गया है। इनका कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन क्या होगा? तो 3 साल के लिए इनको क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है मिताली राज जी का। किसने किया है? आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने फॉर द रोल ऑफ मेंटर, ठीक है। टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स 2024 की चर्चा करते हैं जिसका वेन्यू था कोलकाता इंडिया में। तो ये टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स कहाँ पे हुआ है? तो ये कोलकाता इंडिया में हुआ है। अब परफॉर्मेंस की बात देख लेते हैं। तो ओपन परफॉर्मेंस में ओपन कैटेगरी ब्लिट्स ओपन कैटेगरी में पहले स्थान पर रहे हैं मैग्नस कार्लसन, ठीक है। मैग्नस कार्लसन जो है पहले स्थान पर रहे हैं, याद रखिएगा, टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स 2024 में। सेकेंड प्लेस पे रहे हैं वेस्ली सो, ठीक है। वेस्ली सो सेकेंड प्लेस पे है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो इंडियंस की है। थर्ड पे है अर्जुन एरिगासी, फोर्थ पे है R प्रगनंदा और फिफ्थ पे है विदित गुजराती, ठीक है। तो ये 3, 4, 5 रैंक पे इंडियंस हैं। बाकी फर्स्ट में है मैग्नस कार्लसन, सेकंड पे है वेस्ली सो, ठीक है। ये बात हो गई ओपन कैटेगरी की टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स में, ठीक है। ये हमने देखा ये कौन सी कैटेगरी थी? तो ये ओपन कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी है विमेन सेक्शन की। तो विमेन में कौन विनर रही है? तो काटेरिना लागनो जो कि रशियन है, रशियन चेस प्लेयर है काटेरिना लागनो, वो जीती है, वो विनर हुई हैं किसकी? टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स 2024 की। रनर अप कौन रही है? तो किसको हराया है? तो वैलेंटीना गुनीना को हरा के कैटरीना लागनो ने ये खिताब जीत लिया है विनर का विमेन सेक्शन में टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स 2024 की, ठीक है। तो यहाँ पे 2-4 इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो थोड़ा इत्मीनान से आप पढ़िएगा, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे देख लीजिएगा मैग्नस कार्लसन है, सेकंड पे है वेस्ली सो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे है इंडियंस अर्जुन एरिगासी, R प्रगनंदा एंड विदित गुजराती। विमेन सेक्शन में इंडियंस कोई भी नहीं है। विनर जो है वो है कात्यारना लागो जो कि रशियन ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। तो ये टाटा स्टील चेस इंडिया ब्लिट्स 2024 की बात हुई। नेक्स्ट स्पोर्ट
इवेंट में देखें तो 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी चेन्नई में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे पहले कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी, 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, तो ये चेन्नई में ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। चेन्नई में हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी। फाइनल मैच जो हुआ वो ओडिशा और हरियाणा के बीच हुआ था, जिसमें ओडिशा ने हरियाणा को हरा दिया है, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ओडिशा और हरियाणा के बीच मैच हुआ था, ओडिशा ने हरा दिया है हरियाणा को 5-1 से, ठीक है। स्कोर नहीं याद रखना है, बस रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो 14th हॉकी इंडिया नेशनल सीनियर नेशनल चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, ये चेन्नई में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ था फाइनल्स, तो फाइनल्स हुआ था ओडिशा और हरियाणा के बीच, जिसमें ओडिशा जो है विनर रही है और हरियाणा को हरा के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट की, तो नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप हुई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप हुई है, 4th एडिशन हुआ है, ठीक है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। टीम की स्टैंडिंग्स देख लें तो फर्स्ट प्लेस पे है वेस्ट बंगाल, सेकंड पे है कर्नाटका, थर्ड पे है उत्तराखंड और फोर्थ पे है हरियाणा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा पहले दूसरे तीसरे का नाम तो याद ही रख लिया जाए। पहले पे है वेस्ट बंगाल, सेकंड पे है कर्नाटका, थर्ड पे है उत्तराखंड। कहाँ पे, 4th नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में। इसकी वेन्यू कहाँ थी, तो न्यू दिल्ली में इसकी वेन्यू थी, न्यू दिल्ली में स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, कंडक्ट किया गया था। इसरो ने लॉन्च किया है कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-N2, याद रखिएगा GSAT-N2 जो है ये क्या है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसरो की, ठीक है। ये तो हमने देख लिया ये क्या है, GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। अब दूसरी बात आपको ये देखनी है लॉन्च साइट क्या है, कहाँ से लॉन्च की गई है, तो ये केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से की गई है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ये फ्लोरिडा US से की गई है, इंडिया से नहीं की गई है या फ्रेंच गयाना से नहीं की गई है, यहाँ से नहीं की गई है, USA के फ्लोरिडा से की गई है। लॉन्च व्हीकल कौन है, तो स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट जो है, फैल्कन 9 वो ले जाएगा GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, ठीक है। तो फैल्कन 9 रॉकेट जो है कैरी करेगा GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये पहला कमर्शियल कोलैबोरेशन है इसरो और स्पेस एक्स के बीच, ठीक है। इसरो और स्पेस एक्स के बीच ये पहला कमर्शियल कोलैबोरेशन है जिसके अंतर्गत क्या हुआ है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया है USA से, ठीक है। कौन सा रॉकेट यूज हुआ है, तो फाल्कन 9 रॉकेट यूज हुआ है, ठीक है। फाल्कन 9 रॉकेट यूज हुआ है, याद रखिएगा। 19th ऑफ नवंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल मेंस डे, ठीक है। इंटरनेशनल मेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 19th ऑफ नवंबर को, और इस बार की थीम है पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स, पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स, ठीक है। पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स थीम है इंटरनेशनल मेंस डे की, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 19 2024 को। नवंबर 19 2024 को ही ऑब्जर्व किया गया है नेशनल इंटीग्रेशन डे, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन किसके लिए, किसकी याद में है, तो ये इंदिरा गांधी जी की याद में है, जो इंडिया की एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी याद में नेशनल इंटीग्रेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की जिनकी याद में नेशनल इंटीग्रेशन डे 19th ऑफ नवंबर को क्या ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो G20 की चर्चा करते हैं। G20 में ध्यान दीजिएगा, इंडिया जो है वो टॉप किया है किसमें, ग्रोथ में, GDP ग्रोथ में इंडिया टॉप पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है G20 इकोनॉमीज में, ठीक है। G20 में आपको पता है 19 कंट्रीज हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, बाकी 19 कंट्रीज है, ठीक है। तो G20 जो ग्रुप है उनकी इकोनॉमी में इंडिया की जो ग्रोथ है वो हाईएस्ट है, 7% GDP ग्रोथ है, टॉप G20 चार्ट, ठीक है। G20 जो एक ग्रुप है उसमें इकोनॉमी के स्तर पे देखा जाए तो इंडिया की ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, इंडिया की GDP ग्रोथ सबसे ज़्यादा है 7% की, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है G20 में लीडिंग इकोनॉमी ग्रोथ किसकी हो रही है, तो ये इंडिया की हो रही है विद 7%, ठीक है। इसके बाद है इंडोनेशिया 5%, फिर है चाइना 4.8%, फिर रशिया 3.6 और फिर ब्राज़ील 3.3% ग्रोथ, ठीक है। तो ये ग्रोथ रैंकिंग्स हो गई G20 की, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि G20 इकोनॉमी में सबसे हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी हो रही है, फास्टेस्ट किसकी हो रही है, तो ये इंडिया की हो रही है विद 7%। आपको याद रखना है, ग्रोथ रेट याद रखनी है, ग्रोथ रेट कितनी है, तो 7% ग्रोथ रेट है, ठीक है। 7% ग्रोथ रेट है किसमें, G20 की इकोनॉमी में, ठीक है। G20 की बात करें तो ये 1999 में
इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1997-98 में। ईस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसके बाद क्या हुआ था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने की बात हुई थी जिसमें क्या हो, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स को आपस में इंटरैक्ट करने का मौका मिले, इकोनॉमी से रूबरू होने का मौका मिले और ग्लोबल मार्केट में अपनी जो भी राय है, मशवरा है, सलाह है, वो एक्सचेंज करने का एक प्लेटफॉर्म मिले। तो इसलिए G20 समिट को इस्टेब्लिश किया गया था, G20 ग्रुप को इस्टेब्लिश किया गया था। मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो मेंबर्स हैं 19 कंट्रीज प्लस 2 ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, 2 यूनियंस। 19 कंट्रीज है, याद करिएगा, एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कि कौन सी कंट्री नहीं है G20 का मेंबर, या शायद पूछा गया था कि G20 के मेंबर कौन कौन है, ठीक है। तो उसमें कुछ दे दिया था, स्पेन दे दिया था शायद, ठीक है, तो वहां पे वो कंफ्यूज हो गए थे, स्पेन नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और 2 ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, तो यूरोपियन यूनियन है जो कि इंक्लूड की गई थी एज 20th मेंबर, और फिर अफ्रीकन यूनियन 21st मेंबर थी जो कि G20 न्यू दिल्ली समिट में इंक्लूड किया गया था लास्ट ईयर 2023 में। जब प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी G20 की, तब अफ्रीकन यूनियन को 21st मेंबर बनाया गया था G20 का, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी आप ध्यान दीजिए, अभी G20 समिट जो हो रहा है, 19th G20 समिट, वो कहाँ पे हुआ है, वो ब्राजील में हुआ है, ठीक है, ब्राजील में हुआ है, जहाँ पे रियो डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। रियो डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, तो ये G20 से संबंधित है, ठीक है। आपसे यही पूछेगा कि रियो डिक्लेरेशन किसका है, यूरोपियन यूनियन का है, G20 का है, वर्ल्ड बैंक का है, किसका है, तो आपको याद रखना है ये G20 समिट का अडॉप्शन है, रियो डिक्लेरेशन, जिसके अंतर्गत ग्लोबल इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, यूक्रेन वॉर, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को क्या किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, तो ये G20 19th G20 से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गेबन की। तो गेबन ने क्या किया है, अप्रूव किया है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन हिस्टोरिक रेफरेंडम। तो यहाँ पे रेफरेंडम हुआ था गेबन में, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे रेफरेंडम हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या था, नया कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्रेसिडेंशियल की जो टर्म लिमिट्स हैं वो 2 टर्म लिमिट कर दी गई है, 7 years ईच। मतलब जो प्रेसिडेंट है वो 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं 7-7 साल के लिए, मतलब टोटल 14 साल के लिए वो सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली यही पूछेगा कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है या अप्रूव किया है हिस्टोरिक रेफरेंडम के माध्यम से, तो इसका आंसर होगा गेबन कंट्री ने, ठीक है। गेबन ने ये हिस्टोरिक रेफरेंडम के प्रोसेस से नया कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये इसकी लोकेशन जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ में आता है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास कहाँ पे स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, और ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया का। पहले 2 कौन है, पहले नंबर पे है नागार्जुन सागर शीरसाइलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, फिर है दूसरे नंबर पे मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में स्थित है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। गुरु घासीदास को कब टाइगर रिजर्व का अप्रूवल मिला था, तो 2021 में मिला था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा कि ये 2021 में इनको अप्रूवल मिला था टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश करने का, और ये छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व है कौन सा, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है, तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है, तमोर पिंगला जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, और दोनों मिलकर टाइगर रिजर्व भी हो जाते हैं, ठीक है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दोनों ही छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। इंडियन आर्मी ने कंप्लीट किया है संयुक्त विमोचन 2024। तो आपको याद रखना है ये क्या है, संयुक्त विमोचन, ये एक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की, ठीक है। आपको याद रखना है संयुक्त विमोचन 2024 किसकी एक्सरसाइज है, तो ये इंडियन आर्मी की डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है संयुक्त विमोचन 2024। 18 और 19 नवंबर को ये कंडक्ट की गई थी। कहाँ पे कंडक्ट की गई थी, तो 2 जगह कंडक्ट की गई थी गुजरात में। पहली जगह जो थी जहाँ पे कंडक्ट की गई थी वो थी अहमदाबाद, जहाँ पे टेबल टॉप एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, और दूसरी जगह थी पोरबंदर जहाँ पे मल्टी एजेंसी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले तो संयुक्त विमोचन
कौन सी एक्सरसाइज है? तो ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज है, ठीक है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज है। कौन कंडक्ट करवा रहा है? तो इंडियन आर्मी है कंडक्ट करवा रही है। कौन सी जगह पे? तो गुजरात में 2 जगह पे, याद रखिएगा क्योंकि 2 अलग अलग जगहों पे हुई है, तो हो सकता है आपसे स्पेसिफिकली यही पूछ ले कि कहाँ कहाँ हुई है, ठीक है। तो अहमदाबाद में हुई है और पोरबंदर में हुई है, ठीक है। अहमदाबाद में टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई थी और पोरबंदर में मल्टी एजेंसी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। डे 1 जो टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई थी अहमदाबाद में, उसकी थीम थी साइक्लोन इन द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, ठीक है। तो थीम भी याद रखिएगा, साइक्लोन इन द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात थीम थी टेबल टॉप एक्सरसाइज डे 1 की। किसकी? संयुक्त विमोचन 2024 की, जो कि इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। और डे 2 जहां पे मल्टी एजेंसी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, वो कहां पे? तो वो पोरबंदर में हुआ था, चौपाटी बीच पोरबंदर में कंडक्ट की गई थी, ठीक है। तो आपको थीम याद रखनी है, आपको डेज याद रखने हैं, डे कहाँ पे कितने दिन में कहाँ कहाँ हुआ है। डे 1 जो हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ, डे 2 पोरबंदर में कंडक्ट की गई। संयुक्त विमोचन 2024 इंडियन आर्मी की डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज है, ठीक है। आगे बढ़ के सागर मंथन 2024 की बात करते हैं। तो सागर मंथन 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था सिंपोजियम, ठीक है, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। कौन कौन ऑर्गेनाइजर्स थे? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इन पार्टनरशिप विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सागर मंथन से कंफ्यूज ना हो जाइएगा इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। इंडियन नेवी का इसमें रोल नहीं है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इन पार्टनरशिप विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक थिंक टैंक है ORF, उन्होंने मिलकर कंडक्ट कराया था ये सिंपोजियम, जिसका नाम है सागर मंथन 2024। लोकेशन न्यू दिल्ली। और ऑर्गेनाइज किसने कराया था? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इन पार्टनरशिप विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मतलब इसके बारे में बता देते हैं, तो ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट मैरीटाइम थॉट लीडरशिप फोरम है, ब्रिंगिंग टुगेदर ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस लीडर्स एंड विजनरीज, ठीक है। तो सागर मंथन में क्या होगा? मैरीटाइम विजन पे चर्चा की जाती है कि हमारा मैरीटाइम विजन आगे क्या होगा, कैसे होगा। G20 समाप्त हो चुका है, जो कि ब्राजील में होस्ट किया गया था। तो अब वो समाप्त हो चुका है, तो देख लेते हैं की थीम्स क्या रही हैं और की आउटकम्स, कमिटमेंट्स, ये सब क्या रहे हैं। तो देख लेते हैं G20 का समिट, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कल हम लोग ने रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन की भी बात की थी, कल वाले करंट अफेयर्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके कैचअप कर लीजिए, ठीक है। तो 24 G20 की समिट की बात करें, 2024 के G20 समिट की, तो ये ब्राजील में होस्ट किया गया था। थीम्स क्या क्या थी? तो टैक्सेशन ऑफ बिलियनियर्स, एनर्जी ट्रांजिशन एंड सपोर्ट फॉर ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है आपसे ऐसे पूछ लेना क्वेश्चन कि 4 ऑप्शंस दे दे और बोल दे इसमें से कौन सी एक थीम नहीं थी, ठीक है। तो हो सकता है आपको विमेन डेवलपमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट, जो कि इंडिया की थीम थी, इंडिया की थीम्स में से एक थी, ठीक है, विमेन लेड डेवलपमेंट, और एक थीम थी डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इंडिया की थीम थी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं इंडिया की थीम से और ब्राजील की थीम्स से। तो ब्राजील की थीम्स में क्या क्या, G20 की थीम्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया था? तो टैक्सेशन ऑफ बिलियनियर्स इंक्लूड किया गया था, एनर्जी ट्रांजिशन, सपोर्ट फॉर ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स, ठीक है। मेजर आउटकम्स क्या निकले हैं? तो क्रिएशन ऑफ G20 सोशल समिट। अब क्या होगा? G20 सोशल समिट को भी क्या किया जाएगा? होस्ट किया जाएगा। जैसे अभी बिजनेस समिट होती है, क्लाइमेट समिट होती है, ठीक है, यूथ समिट होती है, कई तरीके की समिट होती है, तो उसी तरीके से G20 सोशल समिट अब होस्ट किया जाएगा। तो ये कहाँ पे ये फैसला किया गया है? ये ब्राजील के G20 समिट में फैसला किया गया है, तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इंक्लूजन ऑफ SDG 18। अभी तक क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सिर्फ 17 तक है, पर इसमें कहा गया है, इसमें सिफारिश की गई है कि SDG 18 इंक्लूड किया जाए। SDG 18 क्या होगी? नई SDG फोकस्ड ऑन एथनिक रेशियल इक्वालिटी, एथनिक्स, एथनिसिटीज और रेशियल की इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी रेसेस है उनमें भी इक्वालिटी होनी चाहिए, जो भी तरीके की एथनिसिटीज हैं अराउंड द वर्ल्ड उनकी भी इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये SDG 18 इसके लिए लाया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स और आउटकम्स रहे हैं G20 के, जहाँ जो ब्राज़ील में होस्ट किया गया था। तो ब्राज़ीलियन G20 समिट के ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम रहे हैं, एक तो फॉर्मेशन ऑफ G20 सोशल समिट और इंक्लूजन ऑफ सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 18 विच फोकस्ड ऑन एथिकल एंड रेशियल इक्वालिटी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है।
फिर देख लेते हैं, अब खत्म हो गया तो ब्राजील ने क्या किया है, प्रेसिडेंसी ट्रांसफर कर दी है, किसको, हैंड ओवर की है साउथ अफ्रीका को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि G20 किसने हैंड ओवर की है, ब्राजील ने किसको हैंड ओवर की है, किस कंट्री को, ठीक है। तो ये किस कंट्री को गई है, ये साउथ अफ्रीका को गई है, ठीक है। साउथ अफ्रीका अब नेक्स्ट G20 2025 वाला होस्ट करेगा। तब की थीम क्या होगी, सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ये थीम होगी साउथ अफ्रीका की। यहाँ पे ये थीम थी, आप इसको कंफ्यूज ना कर दीजिएगा। इंडिया की क्या थीम थी, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। साउथ अफ्रीका की थीम क्या होगी, सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ब्राजील ने अब क्या करा है, हैंड ओवर की है G20 प्रेसिडेंसी टू साउथ अफ्रीका, ठीक है। कल हम लोग ने ये देखा था, थोड़ा सा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि इसी G20 समिट में ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को भी लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है इन कंट्रीज के फाउंडिंग मेंबर्स में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी किसकी इनिशिएटिव है, तो ये G20 की इनिशिएटिव है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले कि ये ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी किसकी है, अफ्रीकन यूनियन, आसियान, यूरोपियन यूनियन, G20, G7, इतने तो ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये G20 की स्कीम है, G20 का इनिशिएटिव है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। और ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये किसकी प्रेसिडेंसी में लॉन्च किया गया था, तो ये ब्राजील की G20 प्रेसिडेंसी में ये अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी को लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्पोर्ट्स की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 आयोजित किया गया, जिसमें मेंस सिंगल्स फाइनल में जो विनर रहे हैं वो रहे हैं हर्षित महिमकार। इन्होंने सोहम पाठक को हरा के ये खिताब जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हर्षित महिमकार जो है ये जीते हैं महाराष्ट्र स्टेट ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 सोहम पाठक को हरा के। तो ये मेन सिंगल्स फाइनल्स की बात हो गई। विमेन सिंगल्स में किसने जीता है, तो विमेन सिंगल्स में जो विनर रही है वो है प्रिशा शाह, जिन्होंने देवांशी शिंदे को हरा के ये खिताब जीता है, ठीक है। तो मेन सिंगल में जो जीता है वो हर्षित महिमकार ने जीता है, और विमेन सिंगल ने जो खिताब जीता है वो प्रिशा शाह ने जीता है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट स्पोर्ट की बात करें तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो है इंडिया में होस्ट होगा, ठीक है। आपको याद रखना है, इंडिया होस्ट करेगी इनॉग्रल मतलब पहला, ठीक है, पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 में आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में जनवरी 2025 में नई दिल्ली में पहला दुनिया का खो खो वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा भारत में, ठीक है। ऑर्गेनाइजर्स और सपोर्ट कौन देगा, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पार्टनर्ड विद खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इतना ये कोई खास महत्वपूर्ण बात नहीं है इसमें। याद रखिएगा कितनी टीम्स आएंगी, तो 24 टीमें आएंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये फैक्चुअल डेटा आपको याद रखना है। 24 टीमें जो है पार्टिसिपेट करेंगी इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप 2025 में, जिसको नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा 2025 में, ठीक है। हो सकता है आपसे कंफ्यूज करने के लिए आपको यही क्वेश्चन दे दे कि इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप कब आयोजित किया जाएगा, कब होस्ट किया जाएगा, फिर आपके सामने 24, 25, 26, 27 कुछ भी सीरीज ऑफ ईयर रख सकते हैं और आपको कंफ्यूज करा सकते हैं, ठीक है। या आपको टीम्स में कंफ्यूज करा सकते हैं कि 18 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, कि 20 टीम्स, 22 टीम्स, 24 टीम्स, ठीक है। तो इन्हीं 2-3 डायमेंशन में अगर इससे क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो इन्हीं 2-3 डायमेंशन से क्वेश्चन फ्रेम होगा, और यहीं पे आपको फंसाया जा सकता है, ईयर को लेकर या टीम की काउंटिंग को लेकर, या जितने पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं उनको लेकर, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है मुंबई में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मुंबई में होस्ट किया जाएगा ऑल लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल, जहाँ पे इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड, इकोलॉजिकल ओरिएंटेड मूवीज को दिखाया जाएगा, और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ाने की एक कोशिश होगी, एक मुहिम शुरू की जाएगी, ठीक है। तो ऑल लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल होस्ट किया जाएगा मुंबई में, ठीक है। मुंबई में ये आयोजित किया जाएगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे एक्टर जैकी श्रॉफ जी। आप लोग जानते होंगे जैकी श्रॉफ, जैकी दादा के नाम से फेमस है। तो ये जग्गू दादा जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल के। और कुणाल खन्ना जो होंगे ये फेस्टिवल डायरेक्टर होंगे, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रोल्स आपको याद रखने हैं। ब्रांड एम्बेसडर जो है वो जैकी श्रॉफ है, और फेस्टिवल डायरेक्टर है कुणाल खन्ना। किसके, ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल के, जो कि मुंबई में होस्ट किया जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने छत्तीसगढ़ के बस्तर विलेज को अवार्ड दिया है एज टूरिज्म डेस्टिनेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन ने लिस्ट किया है छत्तीसगढ़ के बस्तर विलेज को, छत्तीसगढ़ में बस्तर विलेज है उसको अवार्ड दिया गया है एज टूरिज्म डेस्टिनेशन, लिस्ट किया गया है एज टूरिज्म डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये UNWTO ने रिकॉग्नाइज किया है धूममरास
ठीक है, दूध महाराज सिलेक्टेड फॉर बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम फॉर ओवर 260 एप्लीकेशंस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये कांगेर वैली में स्थित है, बस्तर जिले में। ठीक है, क्या नाम है इसका? दूध महाराज। ठीक है, दूध महाराज याद रखिएगा, दूध महाराज आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, दूध महाराज कहाँ पे है। ठीक है, आपको याद रखना है ये कहाँ पे है, तो ये कांगेर वैली बस्तर जिले में स्थित है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है एज टूरिज्म डेस्टिनेशन 2024 के लिए। ठीक है, दूध महाराज। ठीक है, दूध महाराज कहाँ पे है? कांगेर वैली, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के जो सीएम साहब है सिद्धारमैया जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि इस्टेब्लिश किया जाएगा राज्य में 3 ग्लोबल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, 3 ग्लोबल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट्स इस्टेब्लिश किया जाएगा। कहाँ पे? किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में। तो इससे क्वेश्चन अगर फ्रेम होता है तो यही होगा कि किस राज्य में 3 ग्लोबल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। उन्हें अगर और ज़्यादा स्पेसिफिक पूछना है तो फिर आपसे पूछ लेंगे कौन कौन से वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको ग्लोबल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कर्नाटका के सीएम जो है सिद्धारमैया जी, उन्होंने अनाउंस किया है 3 ग्लोबल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट्स के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। अब ये 3 ग्लोबल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी होंगी? तो पहली है बेंगलुरु, सेकंड है मैसूरू और थर्ड है बेलगावी। ठीक है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स होंगी ग्लोबल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे जिनको डेवलप किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट हुआ है 27 बेंगलुरु टेक समिट के दौरान। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या हुआ है, इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट डेडिकेटेड जीसीसी पॉलिसी। जीसीसी पॉलिसी क्या है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स वाली पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो 3 ग्लोबल इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट्स हमने देखे थे, ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की तरह भी काम करेंगे। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? बेंगलुरु, मैसूरू और बेलगावी। ठीक है, पार्टनरशिप की चर्चा करें तो टाटा पावर ने ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है। याद रखिएगा, टाटा पावर ने ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है। किसके लिए? 5000 मेगावाट की क्लीन एनर्जी कैपेसिटी भूटान में डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये 3 डायमेंशन याद रखने हैं, किसके किसके साथ पार्टनरशिप हुई है और क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो पहला तो डायमेंशन ये है कि किसकी पार्टनरशिप है, तो टाटा पावर की है। किसके साथ? ड्रक ग्रीन पावर के साथ। ठीक है, ड्रक ग्रीन पावर के साथ, पहला डायमेंशन ये हुआ। सेकंड डायमेंशन ये है कहाँ पे? तो भूटान में। ठीक है, सेकंड डायमेंशन ये हुआ कि ये भूटान में, ये जो पार्टनरशिप है भूटान में क्या करेगी? 5000 मेगावाट का क्लीन एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी बिल्डअप करेगी। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये 5000 मेगावाट। ठीक है, ये भी याद रखना है 5000 मेगावाट की क्लीन एनर्जी कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। कहाँ पे? भूटान में। किसके द्वारा? टाटा पावर और ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन की पार्टनरशिप के द्वारा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट को अनाउंस किया गया है। तो देख लेते हैं किनको किनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो पहले व्यक्ति हैं डेनियल बैरनबॉम। ठीक है, ये वर्ल्ड फेमस पियानिस्ट हैं और कंडक्टर हैं। ये बस वाले कंडक्टर नहीं, जो म्यूजिक कॉन्सर्ट्स कंडक्ट कराते हैं बड़े बड़े, वो होते हैं कंडक्टर। ठीक है, तो डेनियल बैरनबॉम है जो कि जिनको सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट से। ठीक है, दूसरे जो रिसिपिएंट हैं इस अवार्ड के वो हैं अली अबू अवाद। ये पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये 2 व्यक्ति कौन है जिनको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट से सम्मानित किया गया है? तो पहले हैं डेनियल बैरनबॉम और दूसरे हैं अली अबू अवाद। ठीक है, पहले हैं डेनियल बैरनबॉम और दूसरे हैं अली अबू अवाद। ठीक है, बात कर लेते हैं इस प्राइज की। तो इसका नाम है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट। ये क्या रिकॉग्नाइज करता है? तो ये उन एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है जो पीस और नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, पीस और नॉन वायलेंस को प्रमोट करने के लिए जितने भी एफर्ट्स किए जाते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है ये अवार्ड। ठीक है, तो ये प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो ये प्रेजेंट किया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा, जो और ये प्राइज स्टैब्लिश किया गया था 1986 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड, ये हो गई हमारी करंट की बात कि डेनियल बैरनबॉम और अली अबू अवाद जी को सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट से। मेटा को फाइन किया गया है 213 करोड़ रुपए का। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन किया है मेटा को। मेटा जो पहले फेसबुक के नाम से जानी जाती थी, अब वो मेटा के नाम से जानी जाती है। मार्क जकरबर्ग की जो मेटा है, इनको 213 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा, क्योंकि इनकी जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट थी 2021 की, वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि एंटी कॉम्पिटिटिव है। एंटी कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है? कोई और कंपनी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस है। ठीक है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से मेटा पे फाइन किया गया है 213
करोड़ रुपए का। किस चीज़ के लिए? व्हाट्सएप की प्रिवेसी पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना, हो सकता है डायरेक्टली यही पूछ ले कि किस लिए इनको फाइन किया गया है। क्या इन्होंने कोई ब्रीच किया है, डेटा सेल आउट किया है कस्टमर्स का? नहीं, इन्होंने व्हाट्सएप की प्रिवेसी पॉलिसी को जो अपडेट की गई थी वो एंटी कॉम्पिटिटिव थी, इसलिए इनको 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 20 को। कंफ्यूज नहीं होना है आपको 14 नवंबर से, जो कि इंडिया स्पेसिफिक चिल्ड्रंस डे है। ग्लोबल लेवल पे बात करें तो नवंबर 20 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। और इस बार की थीम है लिसन टू द फ्यूचर। लिसन टू द फ्यूचर किसकी थीम है? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की थीम है। नवंबर 20 को ये ऑब्जर्व किया जाता है। चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, जिसको शुरू हुए 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंपोनेंट की 8th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जा रही है 20 नवंबर 2024 को। इसको आवास दिवस के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा 20 नवंबर 2024 को आवास दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। ये 8वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंपोनेंट की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट हो सकता है आपके एग्जाम में कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अर्बन कंपोनेंट की बात हो रही है। नहीं, ये ग्रामीण कंपोनेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंपोनेंट को 8 साल पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बारे में, इसकी क्या क्या बजट एलोकेशंस हुए हैं, किस अदर स्कीम्स के साथ इस स्कीम का कन्वर्जेंस हुआ है, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन और कई तरीके की जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब लॉन्च किया गया था। तो ये 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कहाँ पे? आगरा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लोकेशन भी याद रखिएगा, कई कई बार किसी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जैसे उज्ज्वला योजना बलिया उत्तर प्रदेश से लॉन्च हुई थी। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है नरेंद्र मोदी जी ने आगरा से लॉन्च की थी आवास योजना, ठीक है। इसी तरीके से जन आरोग्य योजना चूरू से राजस्थान से लॉन्च की गई थी। तो आपको दो चार प्रोमिनेंट स्कीम्स जो है, मतलब गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनके बारे में उनको डेट्स याद रखिएगा और किस जगह से ये इनिशिएट की गई थी, लॉन्च की गई थी, इसके बारे में आपको पुख्ता जानकारी होनी चाहिए, वेरीफाइड जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंपोनेंट से नाम से ही समझ में आता है कि ये क्या करता है। ये हाउसलेस हाउस होल्ड्स को हाउसेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिन लोगों के पास, जिन गरीब तबकों के लोगों के पास घर नहीं होता है, उनको घर मुहैया कराता है, पक्का घर मुहैया कराता है, ठीक है। पक्का हाउसेस विद एसेंशियल एम्यूनिटीज, कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं उनके साथ पक्का घर दिया जाता है जो भी लाभार्थी होते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है और ये तो नाम से भी समझ में आ रहा है कि आवास योजना का क्या मूलभूत उद्देश्य है। तो पक्का घर प्रोवाइड करना जिनके पास घर नहीं है, ठीक है। इनिशियल टारगेट क्या था? इनिशियल टारगेट इनका था 2.95 करोड़ हाउसेज बाय 23-24, जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नया टारगेट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवाइज टारगेट, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो सारी पुरानी हो चुकी हैं। अब नया क्या टारगेट है वो मायने रखता है ना। तो नया टारगेट है 2 करोड़ हाउसेस, 2 करोड़ पक्के घर बाय मार्च 2029, ठीक है। बाय मार्च 2029 2 करोड़ हाउसेज विल बी प्रोवाइडेड टू बेनिफिशियरीज, ठीक है। और टोटल फिर क्या हो जाएगा? 4.95 करोड़ हाउसेज, मतलब लगभग 5 करोड़ लोगों को घर मिल जाएगा, पक्का घर 5 करोड़ लोगों को मिल जाएगा। कब तक? 2029 तक। रिवाइज टारगेट क्या है? 2 करोड़ घर प्रोवाइड करवाना 2029 तक। इनिशियल टारगेट क्या था? 2.95 करोड़ बाय 2022-23, ठीक है। तो ये इनिशियल टारगेट और रिवाइज टारगेट भी आपको याद रखना है। टोटल बजट कितना है 2029 तक का, 2024 से 2029 तक का, जहां पे 2 करोड़ घर मुहैया कराए जाएंगे बेनिफिशियरीज को। तो 3,06,137 करोड़ का बजट है, ठीक है। ये 5 साल का बजट भी याद रखना है आपको, 3,06,137 करोड़ का। और जो अभी इस साल 2024-25 में एलोकेट हुआ है वो हुआ है 54,500 करोड़, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है? ये याद रखिएगा साथियों, ग्रामीण कॉम्पोनेंट की बात हो रही है, ये अर्बन कॉम्पोनेंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण कॉम्पोनेंट की ये सारी बातें हो रही है।
अब बात करते हैं कौन सी स्कीम्स इसके साथ जोड़ी गई हैं। तो इसके साथ मनरेगा जोड़ी गई है। मनरेगा क्या करता है? पक्का घर बनाता है। एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट एक्सेस, मतलब टॉयलेट प्रोवाइड करता है। अब घर है तो टॉयलेट भी होगा, तो टॉयलेट प्रोवाइड की जाएगी इसको स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। घर है, घर में किचन है, नल होगा, टैप वाटर सप्लाई होगी, तो ये किसके अंतर्गत होगी? तो ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत होगी। उसी तरीके से सूर्य घर योजना, जिसमें सोलर एनर्जी को प्रोवाइड करने की भी एमिनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब किसको किसको ये घर दिया जाएगा? अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई को घर दे दिया जाएगा। ये कुछ आइडेंटिफिकेशंस होंगे, कुछ पर्टिकुलर बेनिफिशरीज होंगे जिनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कुछ बेसिस पे, और फिर उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये क्या बेसिस होंगे? तो बेनिफिशियरीज का जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में कंडक्ट किया गया था, उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, ये सर्वे हो गया है, मतलब इसमें लोग का पता चल जाएगा। वैलिडेट कौन करेगा? ये बात याद रखिएगा, कंफ्यूज किया जा सकता है यहाँ पे। वैलिडेट जो करेगी वो ग्राम सभा करेगी। ठीक है, ग्राम सभा का जब वैलिडेशन मिलेगा तभी लाभार्थी को घर भी मिलेगा। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा ग्राम सभा द्वारा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, वैलिडेट कौन करेगा? ग्राम सभा करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपैंडेड क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए एक लाभार्थी को आवास योजना के अंतर्गत, ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास लेने के लिए। तो क्राइटेरिया घटा दिया गया है। पहले 13 क्राइटेरिया थे। ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन नहीं हो, बैंक अकाउंट नहीं हो, ये सब बहुत ही ढेर सारे क्राइटेरिया थे। अब सिर्फ क्राइटेरिया 10 क्राइटेरिया है, मतलब क्राइटेरिया कम कर दिया गया है। इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये स्कीम का लाभ पहुंचेगा। ठीक है, साथ ही साथ इनकम थ्रेशोल्ड को भी बढ़ा दिया गया है। अगर किसी की मासिक आय 15,000 से ज़्यादा है तो वो नहीं लाभ ले पाएगा इसका, पर 15,000 से कम है तो वो बिल्कुल आवास योजना का लाभ ले सकता है, एक पक्का घर उसको भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। इनकम थ्रेशोल्ड याद रखनी है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया याद रखना है, सर्वे याद रखना है कि कौन से बेसिस पे आइडेंटिफाई हो जाता है। ये सेंसस 2011 नहीं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है ग्राम सभा द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ फाइनल पॉइंट्स थे स्कीम के। आगे बढ़ के कुछ और बातें करते हैं इस स्कीम से रिलेटेड। स्पेशल फोकस की बात करें तो 60% जो हाउस बनेंगे, 60% जो हाउस बनेंगे वो SC/ST हाउस होल्ड को मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग, जो भी व्यक्ति, जो भी लाभार्थी SC/ST कम्युनिटी से आते हैं, 60% उन्हीं को ये घर का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 5% रिजर्व रखा गया। 5% जो टोटल का 5% होगा वो रिजर्व रखा गया है डिफरेंटली एबल्ड बेनिफिशियरीज के लिए। ठीक है, दिव्यांगों के लिए भी यहाँ पे 5% की रिजर्वेशन रखी गई है, जिसके अंतर्गत 5% के दिव्यांगों को क्या मिलेगा? यहाँ पे घर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ फैमिलीज अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स, कोई नेचुरल डिजास्टर्स आता है तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा 5% के ब्रैकेट में। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं तो प्लेन एरियाज में आपको मिलेंगे 1,20,000 रुपए घर बनवाने के लिए। ठीक है, घर बनवाने के लिए आपको 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज में 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा ताकि टाइमली पेमेंट हो सके। और अभी क्या हुआ है, 2024 तक 10 लाख लाभार्थियों को डीबीटी की जा चुकी है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, कुछ और बात कर लेते हैं। अगर ट्राइबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की से जुड़ी हुई तो धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष अभियान भी लॉन्च किया गया था, जो कि फोकस होगा जिसका 6300 ट्राइबल विलेजेस में, याद रखिएगा 63,000, माफ कीजिएगा 63,843 ट्राइबल विलेजेस में धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष अभियान कार्य करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, जैसे सड़क हो गई, ब्रिज हो गई, ये सब डेवलप किए जाएंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, वेलनेस सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे आरोग्य योजना के अंतर्गत। एजुकेशन अच्छी होगी, लाइवलीहुड्स में इजाफा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, और ये 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को बेनिफिट करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। और ओवरऑल गोल अभी हमने देखा, बाय 2029 फुलफिल द मिशन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, बाय 2029 कितना गोल है? तो लगभग 4.95 करोड़ घर बनाने का इनका उद्देश्य है। ठीक है, सरकार का उद्देश्य है 4.95 करोड़ घर प्रोवाइड करने का। जो भी तबके के लोग हैं जिनको भी आवश्यकता है पक्के घरों की, उनको कितना घर? 4.95 करोड़ बाय 2029। ठीक है, बाय 2029। और ये 2024 से 2029 का टारगेट क्या दिखाया था हमने, अभी आपको बताया था, तो 2 करोड़ घर का। ठीक है, 2016 से 2024 तक का जो टारगेट था वो 2.95 करोड़ था, जो कि कंप्लीट कर लिया गया है। इसके बाद इसको एक्सटेंड करके 2 करोड़ और इंक्लूड किया गया है, जो टोटल हो जाता है 4.95 करोड़।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 प्रेस्टिजियस प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो प्राइजेस हैं या अवार्ड्स हैं। तो सबसे पहला है गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। गयाना कंट्री है जहाँ पे अभी विजिट की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस जो गयाना का हाईएस्ट ऑनर है प्रदान किया गया है प्रेसिडेंट इरफान अली द्वारा। ठीक है, इरफान अली जो है प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रोवाइड किया है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है जो कि गयाना का सर्वोच्च ऑनर है, सर्वोच्च सम्मान है गयाना का। किसने दिया है? प्रेसिडेंट इरफान अली जी ने ये दिया है। अवार्ड के और डोमिनिका से कौन सा अवार्ड मिला है? तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है मोदी जी को। ये किसने किया है? तो ये प्रेसिडेंट है वहाँ के सिल्वेनी बर्टन, उन्होंने सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी जी को। तो आपको याद रखना है, आपको जनरली प्रेसिडेंट का नाम तो नहीं पूछा जाएगा, जनरली आपसे ये पूछेगा कि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को किन 2 कंट्रीज ने सम्मानित किया है अपने हाईएस्ट ऑर्डर से। ठीक है, हाईएस्ट अवार्ड से। तो आपको याद रखना है गयाना और डोमिनिका, गयाना और डोमिनिका याद रखिएगा, गयाना और डोमिनिका। इसी में कंफ्यूज मत होइएगा, यहीं से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई और नाम लिख देंगे गयाना एंड कैरेबियन, गयाना एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको एकदम अच्छे से ये रट लेना है 2 कंट्रीज का नाम गयाना एंड डोमिनिका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिट किए हैं नाइजीरिया, फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 17 ईयर्स। तो 17 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री नाइजीरिया की विजिट पे है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नाइजीरिया का प्रेसिडेंट कौन है? तो बोला अहमद टिनुबू। ठीक है, बोला अहमद टिनुबू। और इनको क्या प्रेजेंट किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको सिलोफर पंचामृत कलश से सम्मान दिया है, गिफ्ट दिया है। ठीक है, सिलोफर पंचामृत कलश, ये कहाँ का है? तो ये कोल्हापुर महाराष्ट्र का है। ठीक है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में ये बनता है सिलोफर पंचामृत कलश, जिसको गिफ्ट दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। किसको? नाइजीरिया के प्रेसिडेंट है बोला अहमद टिनुबू, उनको। ठीक है, ये हाई क्वालिटी सिल्वर से बना होता है सिलोफर पंचामृत कलश। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। चर्चा करते हैं भू नीर पोर्टल की। तो भू नीर पोर्टल नाम से ही समझ में आ रहा है, नीर का मतलब क्या होता है? नीर का मतलब होता है पानी, जल। भू का मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है धरा, धरती। ठीक है, तो ये वाटर से संबंधित है। ये क्या है? ये पोर्टल क्या है? ये ग्राउंड वाटर रेगुलेशन से संबंधित ये पोर्टल है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर रेगुलेशन के लिए भू नीर पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, ड्यूरिंग कंक्लूडिंग सेरेमनी ऑफ इंडिया वाटर वीक 2024। किसने डेवलप किया है? तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने इन कोलैबोरेशन विद एनआईसी, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। तो आपको याद रखना है भू नीर किससे संबंधित है? तो ये ग्राउंड वाटर से संबंधित है। ठीक है, हो सकता है आप तो यहाँ कंफ्यूज कर दे भू नीर देके कि वेटलैंड से संबंधित है। ठीक है, या रनिंग रिवर से संबंधित है। ठीक है, रनिंग रिवर से संबंधित है या क्लीनिंग ऑफ रिवर से संबंधित है। तो ये ना वेटलैंड से संबंधित है ना क्लीनिंग ऑफ रिवर से संबंधित है, ये ग्राउंड वाटर रेगुलेशन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्पज इसका याद रखिएगा, भू नीर का क्या है? ये ग्राउंड वाटर रेगुलेशन से संबंधित है। अब ग्राउंड वाटर रेगुलेशन से संबंधित है तो किसने डेवलप किया होगा? तो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने डेवलप किया होगा, जो कि है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कब लॉन्च किया गया था? तो ये इंडिया वाटर वीक 2024 की सेरेमनी में लॉन्च किया गया था। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो जस्टिस डी कृष्ण कुमार नए चीफ जस्टिस होंगे मणिपुर हाई कोर्ट के। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि नए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, मणिपुर के हाई कोर्ट के कौन होंगे? तो जस्टिस डी कृष्ण कुमार है। जस्टिस डी कृष्ण कुमार जो होंगे वो नए चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर के। ठीक है, किसको सक्सीड करेंगे? तो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को ये सक्सीड करेंगे। ठीक है, हु रिटायर्ड ऑन November 21, 2024। ठीक है, तो सिद्धार्थ मृदुल जी की जगह लेंगे जस्टिस डी कृष्ण कुमार एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरे अपॉइंटमेंट की बात करें तो नंदन कुमार झा को अपॉइंट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ठीक है, तो माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन होंगे? तो ये नंदन कुमार झा होंगे। ठीक है, नंदन कुमार झा जी को क्या किया गया है? इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ठीक है, माइंड स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो जैसे चेस हो गया, ड्रॉट्स हो गया, पोकर हो गया, ई स्पोर्ट्स हो गया, गो हो गया, ब्रिज हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है ये इंडोर माइंड गेम्स होते हैं ना। तो इसलिए इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के लिए जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं नंदन कुमार झा जी। ठीक है, ये भी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नंदन कुमार झा जी का।
इंडिया का पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है, कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो 7th एसोचैम एआई लीडरशिप मीट में ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 7th एसोचैम एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एआई लीडरशिप मीट 2024 में ये लॉन्च किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा बैंक। इससे क्या होगा? ये इनोवेशन फॉस्टर करेगा, एआई डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी को भी बूस्ट करेगा, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक कब लॉन्च किया गया है। तो ये 7th एसोचैम एआई लीडरशिप मीट 2024 के दौरान लॉन्च किया गया था। इसके बारे में जैसे जैसे नई नई फैक्ट्स हमें पता चलेंगे, हम लोग अपने करंट अफेयर्स में इंक्लूड करते चलेंगे। स्पोर्ट्स की बात करें तो हॉकी में इंडिया ने जीत लिया है विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। याद रखिएगा, विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी में इंडिया ने जीत लिया है चाइना को हराकर। इंडिया और चाइना फाइनल्स खेले थे और चाइना को 1-0 से हराकर इंडिया की विमेंस हॉकी टीम ने जीत लिया है विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, ठीक है, 2024 की। इससे पहले 2023 में भी ये खिताब इंडिया ने ही जीता था, तो अपने खिताब को बहुत सक्सेसफुली डिफेंड कर ले गया है इंडियन विमेंस हॉकी टीम। तो ये बात याद रखनी है आपको, विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में इंडियन विमेन हॉकी टीम ने चाइना को हराकर ये खिताब जीत लिया है, ठीक है, और सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है अपना 2023 का टाइटल। और इससे पहले इंडिया 3 बार ये खिताब जीत चुकी है, मतलब इसको मिला के 3 बार खिताब जीत चुकी है। एक बार 2016 में, एक बार 2023 में और फिर इस बार 2024 में, ठीक है। तो टोटल 3 बार इंडियन विमेंस हॉकी टीम ने ये खिताब जीता है विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का। इस बार जो है 2024 में चाइना को हरा के ये खिताब जीता गया है। इराक कंडक्ट करेगा अपना पहला नेशन वाइड सेंसस सिंस 1987। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है 1987 के बाद कौन सी कंट्री अपना नेशन वाइड सेंसस कंडक्ट करेगी? तो इराक करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, इराक जो है 1987 के बाद पहला नेशन वाइड सेंसस अपना कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो शिवांगी देसाई ने जीत लिया है मिस चार्म इंडिया 2024। ये बात आपको याद रखनी है, शिवांगी देसाई जो है ये बनी है मिस चार्म इंडिया 2024, ठीक है। शिवांगी देसाई ने जीत लिया है मिस चार्म इंडिया 2024। अब ये मिस वर्ल्ड चार्म में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। मिस चार्म 2024 में जो वर्ल्ड लेवल पे होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया की तरफ से, कहाँ पे? वियतनाम में, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, शिवांगी देसाई जो है मिस चार्म इंडिया 2024 जीत चुकी हैं। अब ये मिस चार्म 2024 वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को वियतनाम में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें तो ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 का सम्मान किसको दिया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी। साथ ही साथ इनको एडिशनल टाइटल दिया गया है ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर का, ठीक है। तो कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कैटेगरी याद रखिएगा, कौन सी कैटेगरी में? CSR की कैटेगरी में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैटेगरी में। साथ ही साथ इनको एडिशनल टाइटल दिया गया है ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर का, ठीक है। ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर का किसको? कोल इंडिया लिमिटेड को, ठीक है। बताइए, कोल इंडिया लिमिटेड नवरत्न है, महारत्न है या मिनी रत्न है, ठीक है। और अगर कोई भी आप जो भी रत्न है अगर आप कैटेगराइज कर पाते हैं तो दूसरी बात ये बताइएगा कब ये फॉर्म हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ठीक है। चर्चा करेंगे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है 130 सालों के इसके इस्टेब्लिशमेंट के बाद कि ये जो कॉन्फ्रेंस होगी ये इंडिया में होस्ट की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इंडिया होस्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडिया होस्ट करेगा। 25 से 30 नवंबर 2024 को ये कॉन्फ्रेंस होस्ट की जाएगी न्यू दिल्ली, इंडिया में, ठीक है। न्यू दिल्ली, इंडिया में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस होस्ट की जाएगी, ठीक है। आपको याद रखना है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इंडिया में होस्ट की जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो लॉन्च करेंगे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कोऑपरेटिव्स 2025। तो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कोऑपरेटिव्स कब ऑब्जर्व किया जाएगा? तो ये 2025 में ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से लॉन्च किया जाएगा ये जो ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस होगी
यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करेंगे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की। तो थीम होगी कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल जो है थीम होगी ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की, जो कि इंडिया में न्यू दिल्ली में होस्ट की जाएगी। कुछ सब थीम्स होंगी जैसे एनेबलिंग पॉलिसी, नर्चरिंग पर्पसफुल लीडरशिप, रीअफर्मिंग द कोऑपरेटिव आइडेंटिटी, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन 21st सेंचुरी, ठीक है। तो सब थीम्स तो नहीं याद रखना है, थीम्स आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। थीम्स आपको अच्छे से याद रखनी है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की चर्चा कर लें तो ये 1895 में स्टैब्लिश की गई थी। ईयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं इंडिया में उनके बैकग्राउंड नॉलेज आपको रखना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर्स है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मूव्ड फ्रॉम लंदन इन 1982। तो पहले इसका इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का जो हेडक्वार्टर्स था वो लंदन में था 1982 तक। उसके बाद जिनीवा स्विट्जरलैंड में मूव कर दिया गया था, ठीक है। तो करेंटली कहाँ पे है? जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, आपको ये याद रखना है। आसाम ने अपने करीमगंज डिस्ट्रिक्ट को रीनेम किया है, तो आपको याद रखना है करीमगंज कहाँ पे है, तो ये आसाम राज्य में है, ठीक है। आसाम राज्य में करीमगंज जिला है जिसमें आसाम ने इसका नाम बदल के रख दिया है श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो बहुत आराम से आपसे यही पूछा जाएगा कि करीमगंज का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है, तो याद रखना है श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट। हो सकता है आपसे उल्टा पूछ ले कि श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट जो नाम बदला गया है उसका पहले वाला नाम क्या था, पुराना नाम क्या था। तो आपको याद रखना है करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल के श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट रख दिया गया है, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ये आसाम में है, ठीक है, ये आसाम में है, ये बात याद रखिएगा। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में होस्ट किया गया है हिंदू एआई समिट, ठीक है। हिंदू एआई समिट कहाँ हुआ है, तो बस इतना याद रखिएगा, ये चेन्नई में हुआ है, ठीक है। हिंदू एआई समिट 2024 चेन्नई में होस्ट किया गया था, जहाँ पे ये अनाउंस किया गया था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद एन एआई लैब स्टैब्लिश किया जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद एन एआई लैब स्टैब्लिश किया जाएगा तमिलनाडु में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चर्चा करें तो अर्मीनिया इसकी मेंबर बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। कौन से नंबर की मेंबर है, तो 104th मेंबर है, ठीक है। 104th मेंबर कौन सी बनी है, तो अर्मीनिया बनी है, जो कि फुल मेंबर बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ठीक है। तो आपको याद रखना है अर्मीनिया जो है 104th नंबर की कंट्री है अर्मीनिया, जिसने ज्वाइन किया है एज फुल मेंबरशिप फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो ये हो गई करंट की बात। बैकग्राउंड नॉलेज में देखें तो आईएसए कब स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये नवंबर 30, 2015 को पेरिस एग्रीमेंट के दौरान ये स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। विजन किसका था ये तो देख लेते हैं। ये स्टैब्लिश किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा और फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोis हॉलैंड द्वारा, ठीक है। फ्रैंकोis हॉलैंड और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मिलके इसका विजन देखा था और इसको स्टैब्लिश किया था 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। हेडक्वार्टर्स है इसका गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर्स है, याद रखिएगा। माइलस्टोन मेंबरशिप की बात करें तो 100 मेंबर जो था वो था पैराग्वे, ठीक है। पैराग्वे जो था 100 मेंबर बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो 100 मेंबर भी याद रखना है। और रिसेंट में 104th मेंबर कौन बना है, तो अर्मीनिया 104th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ये भी आपको याद रखना है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको सम्मानित किया गया है ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी से, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी का ऑनररी टाइटल मिला है जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, ठीक है। तो ये 1950 से चला आ रहा है कि जो भी आर्मी स्टाफ होता है, जो भी चीफ होता है, उसको ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी की ऑनररी टाइटल दी जाती है, ठीक है। ऑनररी जनरलशिप एवरी 3 ईयर्स, ठीक है। तो इंडियन एंड नेपाली आर्मी चीफ एक्सचेंज ऑनररी जनरलशिप एवरी 3 ईयर्स, ठीक है। तो अब 3 साल बाद नेपाल की आर्मी को ऑनररी टाइटल मिलेगा ऑनररी जनरल ऑफ इंडियन आर्मी का, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, जो है नेपाल आर्मी के और इंडियन आर्मी के जो चीफ्स हैं वो जनरलशिप्स एक्सचेंज करते हैं हर 3 सालों में। तो इस साल किसको मिली है, इस बार किसको मिली है, तो ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी का जो सम्मान मिला है, ऑनररी टाइटल मिला है, वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इंडियन आर्मी के हेड हैं, उनको ये सम्मान मिला है, ऑनररी टाइटल मिला है। तो आपको ये बात याद रखनी है।
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम की बात करें तो ये खोला गया है हरियाणा इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ पे खोला गया है, तो ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में खोला गया है, ठीक है। इसका अनावरण किसने किया था, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, अनावरण किया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम ऑफ इंडिया का, ठीक है। कहाँ पे, सोनीपत हरियाणा में, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कैंपस में, ठीक है। तो आपको ये दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, किसने अनावरण किया है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी से या प्रधानमंत्री मोदी जी से। आपको याद रखना है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का अनावरण किया है, कहाँ पे, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कैंपस सोनीपत हरियाणा में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बाकी जो सारी चीजें हैं वो सेकेंडरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि जो टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड किया गया है वो आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है, ठीक है। ये एक बात याद रखिएगा एक्स्ट्रा कि आईआईटी मद्रास ने टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड की है इस कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम को। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पब्लिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, साथ ही साथ इंटरैक्टिव डिस्प्लेज होंगे, इंस्टॉलेशंस होंगे, एआई ड्रिवन एक्सपीरियंसेस होंगे, एआई पावर्ड गाइडेड टूर्स होंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब इतना रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही याद रखना है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम को अनावरण किसने किया था, इनॉग्रेशन किसने किया था, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने किया था। कहाँ पे किया था, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कैंपस सोनीपत हरियाणा में। और साथ ही साथ हल्का सा याद रखिएगा कि टेक्निकल एक्सपर्टीज कौन प्रोवाइड किया है, तो आईआईटी मद्रास ने प्रोवाइड किया है। एलेस्टियर ब्राउनली जो कि ट्रायएथलॉन खेलते हैं, ट्रायएथलॉन एथलीट हैं, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ठीक है। अब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 2 बार ओलंपिक गोल्ड जीता हुआ है, इसलिए ये प्रोमिनेंट हो जाता है। तो हल्का सा याद रखिएगा एलेस्टियर ब्राउनली किससे संबंधित है, तो ये ट्रायएथलॉन से संबंधित है। और इनकी नेशनैलिटी क्या है, तो ये ब्रिटिश है, ठीक है। ये 2 बातें आप याद रखिएगा कि एलेस्टियर ब्राउनली कहाँ से आते हैं, तो ये ब्रिटिश नागरिक हैं, और ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो ये एथलीट ट्रायथलॉन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो बस इसमें 2 डायमेंशन आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 एंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 होस्ट किया जाएगा बिहार में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 बिहार में आयोजित किया जाएगा अप्रैल 2024 में। और ऐसा पहली बार होगा, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट बिहार विल बी होस्टिंग दीज गेम्स, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स फर्स्ट टाइम बिहार में होस्ट किया जाएगा, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इवेंट पे आते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट पे बात करें तो बिली जीन किंग कप ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पे, स्पेन में, ठीक है। जिसमें विनर जो है वो है इटली, जिन्होंने स्लोवाकिया को हराया है, ठीक है। स्लोवाकिया को हराया है इटली ने, इतना याद रखिएगा बस, ठीक है। बिली जीन किंग कप क्या है, ये विमेन टेनिस का एक इंटरनेशनल कंपटीशन है, ठीक है। विमेन टेनिस का ये इंटरनेशनल टीम कंपटीशन है, इसमें कोई इंडिविजुअल खिलाड़ी नहीं लेते हैं, इसमें टीम कॉम्पीट करती है एक दूसरे से, ठीक है। टीम कॉम्पीट करती है एक दूसरे से, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो बिली जीन किंग कप जो जीता है वो इटली ने जीता है, किसको हरा के, स्लोवाकिया को हरा के। और ये कहाँ हुआ था, ये स्पेन में हुआ था, ठीक है। ये स्पेन में आयोजित किया गया था। एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स की बात करें तो टाटा पावर ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $4 बिलियन की एमओयू साइन की है टू फाइनेंस क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किसने एमओयू साइन किया है क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये टाटा पावर ने साइन किया है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कितने बिलियन डॉलर का है, तो $4.25 बिलियन का ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का अग्रीमेंट साइन किया गया है, किसके किसके बीच, टाटा पावर के बीच और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच। कितने का, $4.25 बिलियन का, किसके लिए, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। ईडन गार्डन टू ऑनर झूलन गोस्वामी विद स्टैंड, तो आपको याद रखना है ईडन गार्डन्स में झूलन गोस्वामी जो कि इंडिया की विमेन क्रिकेटर थी, उनके नाम पे, उनके ऑनर पे ईडन गार्डन्स में स्टैंड को ओपन किया जाएगा, ब्लॉक बी गैलरी, ठीक है। तो आपको याद रखना है ईडन गार्डन्स किसको ऑनर करेगा स्टैंड्स के साथ, तो ये झूलन गोस्वामी जी को ऑनर किया जाएगा। तो आपको याद रखना है झूलन गोस्वामी जी जो है ये पहली इंडियन विमेन क्रिकेटर होंगी जिनको ये ऑनर से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ऐसा रिकॉग्निशन रिसीव करने वाली झूलन गोस्वामी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर होंगी जिनको एक
से सम्मानित किया जाएगा किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में। और ये कहाँ होगा, तो ये ईडन गार्डन्स में होगा। उनके नाम पे एक स्टैंड बनाया जाएगा, ब्लॉक बी गैलरी उनके नाम पे जानी जाएगी, झूलन गोस्वामी गैलरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्लेयर का नाम झूलन गोस्वामी है। कहाँ पे इनको ऑनर किया गया है, तो इनको ईडन गार्डन्स में ऑनर किया गया है। ईडन गार्डन्स कहाँ है, तो ये कोलकाता में है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये पहली फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर होंगी टू रिसीव दिस रिकॉग्निशन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 की चर्चा करते हैं। तो ये होस्ट किया जा रहा है बाकू अजरबैजान में। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है। थीम आपको याद रखनी है, थीम क्या है, इन सॉलिडारिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड। इन सॉलिडारिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड इस बार की थीम है 2024 के यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 की। ठीक है, इससे ज़्यादा और जो रेलिवेंट चीज़ें आएंगी, कोई जैसे रेलिवेंट डिक्लेरेशन आया, कोई रेलिवेंट अग्रीमेंट्स आए, तो वो आपको बताया जाएगा। पर अभी जो रेलेवेंट चीज़ है वो सिर्फ दो ही है कि कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है, तो वो बाकू अजरबैजान में होस्ट किया जा रहा है। और कहाँ क्या थीम होगी इसकी, तो थीम इसकी होगी इन सॉलिडारिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड। प्रसार भारती जो कि इंडिया का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, इन्होंने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है वेव्स। ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स है, डिज्नी हॉटस्टार है, ये सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वैसे ही प्रसार भारती ने अपना OTT लॉन्च किया है जिसका नाम है वेव्स। ठीक है, वेव्स कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। प्लेटफॉर्म टाइप क्या है, तो OTT प्लेटफॉर्म है। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसमें ऑन डिमांड आपको चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, तो ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है। इसमें कंटेंट जो होगा 12 लैंग्वेजेस में होगा। ठीक है, 12 लैंग्वेजेस में कंटेंट होगा। ऑफर 65 लाइव टीवी चैनल्स, वीडियो ऑन डिमांड, फ्री टू प्ले गेम्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग थ्रू ONDC। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ वेव्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। मतलब इसमें आप टीवी देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध होंगी वेव्स में। तो आपको याद रखना है ये किसका वेव्स किसने लॉन्च किया है, तो वेव्स इज लॉन्च बाय प्रसार भारती विच इज़ इंडियाज पब्लिक ब्रॉडकास्टर। ये भी याद रखिएगा कहाँ पे ये लॉन्च किया गया है, तो ये 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के इवेंट पे लॉन्च किया गया था। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट इंडेक्स है जो कि मेजर करता है क्लाइमेट चेंज की परफॉर्मेंसेस। देख लेते हैं किसने पब्लिश किया है इसको। तो पब्लिश करने वाली जो एंटिटी है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 को, वो है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये तीन एंटिटीज आपस में मिलकर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को पब्लिश करती हैं हर साल। ठीक है, इस साल इन्होंने पब्लिश किया है 2025 का, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ठीक है, स्कोप क्या है, कितने लोगों को कवर, कितने कंट्रीज को कवर किया जाता है, तो 63 कंट्रीज को यूरोपियन यूनियन के साथ कवर किया जाता है। ठीक है, विच कंट्रीब्यूट्स 90% ऑफ ग्लोबल एमिशंस। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इंडिया की रैंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया की रैंक है 10th आउट ऑफ ओवर 60 कंट्रीज। ठीक है, 10th रैंक बहुत अच्छी है, 10th आउट ऑफ ओवर 60 कंट्रीज में इंडिया की रैंक 10th है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जो है ये खाली है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि कोई भी कंट्री अभी इतनी काबिल नहीं हुई है कि वेरी हाई परफॉर्मेंस अचीव कर सके। क्लाइमेट बेसिस पे बात करें तो कोई भी कंट्री इतनी कैपेबल नहीं हुई है कि वो वेरी हाई परफॉर्मेंस इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर अचीव कर पाए। इसलिए क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक खाली रह जाती है। तो फोर्थ से शुरुआत होती है। फोर्थ रैंक पे है डेनमार्क, फिफ्थ पे है नेदरलैंड्स और सिक्स्थ पे है यूके। ठीक है, तो ये 4 5 6 हो गई, और इंडिया की जो रैंक है वो 10th रैंक है। ठीक है, लास्ट रैंक किसकी है, लास्ट रैंक है 67th ईरान की। ठीक है, ईरान की लास्ट रैंक है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। नेशनल फिलोसफी डे या वर्ल्ड फिलोसफी डे ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 21, 2024 को। तो याद रखिएगा 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल फिलोसफी डे या वर्ल्ड फिलोसफी डे। ये कब स्टैब्लिश किया गया था, तो ये यूनेस्को ने 2002 में स्टैब्लिश किया था। ठीक है, नीति आयोग ने रिकमेंड किया है कि कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। तो आपको याद रखना है किसने रिकमेंड किया है कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए, तो ये रिकमेंडेशन आई है नीति आयोग से। कंफ्यूज नहीं होना है आपको किसी और बॉडी से, ये आई है नीति आयोग से, ये रिकमेंडेशन आई है नीति आयोग से। क्या रिकमेंडेशन आई है, कोकिंग कोल को ऐड करना, कहाँ पे ऐड करना, तो इंडिया की क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में। ठीक है, इंडिया की क्रिटिकल मिनरल लिस्ट है जिसमें 22-25 तो क्रिटिकल मिनरल्स हैं,
उनकी बात करी गई है। तो उसमें कोकिंग कोल को इंक्लूड करने का रिकमेंडेशन दिया है नीति आयोग ने, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 डायमेंशन याद रखने हैं। सबसे पहले तो याद रखना है किस बॉडी ने इसका रिकमेंडेशन दिया है, किस चीज़ का रिकमेंडेशन दिया है, तो कोकिंग कोल का रिकमेंडेशन दिया है। कहाँ पे, तो क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए। हो सकता है आपसे यही बोल दे कि अभी नीति आयोग ने हाल में ही रिकमेंड किया था कि कोकिंग कोल के लिए क्या किया जाए, तो हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि डीफेस कर दिया जाए, इसका यूसेज बंद कर दिया जाए, या इसको इंक्लूड कर लिया जाए क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में। तो ऐसे करके काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपके सामने दे सकते हैं, और आपको आपका आंसर सही या गलत हो सकता है आपकी प्रिपरेशन के अनुसार। तो आपको याद रखना है कोकिंग कोल को रिकमेंड किया गया है क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए। किसने किया है, तो नीति आयोग ने किया है, ठीक है। ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है कि कोकिंग कोल जो है ये क्रिटिकल रॉ मटेरियल है, ठीक है। क्रिटिकल रॉ मटेरियल है, अभी हम लोग देखेंगे ये कहाँ यूज होता है, ठीक है। इंडिया की अगर सिचुएशन देखें कोकिंग कोल में, तो ये इंडिया जो है इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इंडिया इंपोर्ट करता है एटलीस्ट 85% ऑफ इट्स कोकिंग कोल, ठीक है। तो इसलिए ये और ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम किया जाए, 85% को कम किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकल रॉ मटेरियल है, ठीक है। क्रिटिकल रॉ मटेरियल है, अभी देखेंगे कहाँ पे ये इसका यूज होता है, ठीक है। डोमेस्टिक रिजर्व्स है इंडिया के पास, तो लगभग 16.5 बिलियन टन ऑफ मीडियम कोकिंग कोल एंड 5 बिलियन टन ऑफ प्राइम कोकिंग कोल रिजर्व्स है इंडिया पे, ठीक है। तो इंडिया के पास ऐसा नहीं है कि रिजर्व्स नहीं है, इंडिया के पास रिजर्व्स हैं, साथ ही साथ इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी बहुत हाई है। तो आपको याद रखना है 85% तक की जो इंडिया के ऊपर इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कोकिंग कोल को लेकर है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे यही पूछ लेना क्वेश्चन में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में, कि इंडिया इज नॉट इम्पोर्टिंग एनी कोकिंग कोल, तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि इंडिया जो है हाईली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे कोकिंग कोल को लेकर, ठीक है। 2023-24 की इंपोर्ट स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो लगभग 58 मिलियन टन कोकिंग कोल इंपोर्ट किया गया था, जिसकी वैल्यू हो जाती है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। 1.5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू तक का कोकिंग कोल लास्ट ईयर 23-24 में इंपोर्ट किया गया था। अब सिग्निफिकेंस क्या है कोकिंग कोल का, बात इतनी हो रही है कि इतना इंपोर्ट डिपेंडेंस है, इतना वैल्यू का इंपोर्ट किया गया, पर एक्चुअली में काम क्या है कोकिंग कोल का ये भी देख लेते हैं। तो कोकिंग कोल जो है 42% स्टील प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो 42% तक की जो स्टील की प्रोडक्शन होती है उसमें कोकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए क्रिटिकल रॉ मटेरियल है, ठीक है, इसीलिए ये क्रिटिकल रॉ मटेरियल है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा नीति आयोग ने रिकमेंड किया है कोकिंग कोल को इंक्लूड करने के लिए क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में। इंडिया इंपोर्ट करता है 85% कोकिंग कोल। इंडिया के पास अपने रिजर्व्स हैं, 16 बिलियन टन रिजर्व है मीडियम कोकिंग कोल के, जो थोड़ा कम अच्छी क्वालिटी का है, और अच्छी क्वालिटी वाला जो प्राइम कोकिंग कोल रिजर्व्स है वो 5 बिलियन टन के। लास्ट ईयर 58 मिलियन टन का कोकिंग कोल इंपोर्ट किया गया था, और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये 42% तक लगभग स्टील प्रोडक्शन में यूज होता है। चर्चा करेंगे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है 130 सालों के इसके इस्टेब्लिशमेंट के बाद कि ये जो कॉन्फ्रेंस होगी ये इंडिया में होस्ट की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इंडिया होस्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडिया होस्ट करेगा। 25 से 30 नवंबर 2024 को ये कॉन्फ्रेंस होस्ट की जाएगी न्यू दिल्ली इंडिया में, ठीक है। न्यू दिल्ली इंडिया में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस होस्ट की जाएगी, ठीक है। आपको याद रखना है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इंडिया में होस्ट की जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो लॉन्च करेंगे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कोऑपरेटिव्स 2025। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कोऑपरेटिव्स कब ऑब्जर्व किया जाएगा, तो ये 2025 में ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से लॉन्च किया जाएगा ये जो ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस होगी, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करेंगे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की। तो थीम होगी कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल जो है थीम होगी ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की, जो कि इंडिया में न्यू दिल्ली में होस्ट की जाएगी। कुछ सब थीम्स होंगी जैसे एनेबलिंग पॉलिसी, नर्चरिंग पर्पसफुल लीडरशिप, रीअफर्मिंग द कोऑपरेटिव आइडेंटिटी, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन 21st सेंचुरी, ठीक है। तो सब थीम्स तो नहीं याद रखना है, थीम्स आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, थीम्स आपको अच्छे से याद रखनी है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की चर्चा कर लें तो ये 1895 में स्टैब्लिश की गई थी। ईयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं इंडिया में उनके बैकग्राउंड नॉलेज आपको रखना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है।
तो इसका हेडक्वार्टर्स है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मूव्ड फ्रॉम लंदन इन 1982। तो पहले इसका इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का जो हेडक्वार्टर्स था वो लंदन में था 1982 तक। उसके बाद जिनीवा स्विट्जरलैंड में मूव कर दिया गया था, ठीक है। तो करेंटली कहाँ पे है? जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, आपको ये याद रखना है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ठीक है। जॉब्स एट योर डोर स्टेप, कंफ्यूज नहीं होइएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हो सकता है कई बार ये हो जाता है कि जॉब से रिलेटेड जितनी भी पर्टिकुलर मैगजीन्स या इंडेक्स होते हैं तो वो आईएलओ जनरली क्या करता है? पब्लिश करता है। पर आपको ये याद रखना है जॉब्स एट योर डोर स्टेप जो है ये किसकी पब्लिशिंग है? ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ठीक है। पूरा नाम है इसका जॉब्स एट योर डोर स्टेप, जॉब डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट्स, ठीक है। इसको पब्लिश किया गया है न्यू दिल्ली में, ठीक है। किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है या पब्लिश किया गया है, ठीक है। इस रिपोर्ट का क्या पर्पस था? तो इसमें स्किल्स गैप को एनालाइज करना, ठीक है। स्किल गैप का एनालिसिस करना, जो हमारे विद्यालयों में, जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, क्या वो इंडस्ट्री रिलेवेंट है, इंडस्ट्री डिमांड ड्रिवन है या नहीं है। तो इसीलिए इसको कहते हैं स्किल गैप एनालिसिस। मतलब आप जो कॉलेज में पढ़ते हैं और जब आप जॉब मार्केट में एंटर करते हैं तब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इस पूरे जो गैप को कहते हैं स्किल गैप एनालिसिस। साथ ही साथ करिकुलम अलाइनमेंट, जो करिकुलम है वो अलाइंड है कि नहीं लोकल इन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री डिमांड से साथ। जैसे लोकल इंडस्ट्री मान लीजिए भदोही में कारपेट बनता है, तो क्या कारपेट रिलेटेड कोई भी ऐसा करिकुलम है जिसमें कारपेट बनाना सिखाया जाता हो, कारपेट को जो भी कारपेट से रिलेटेड चीज़ें से स्किल्स चाहिए होती है, उनकी टेक्निक्स चाहिए होती है, क्या उस तरीके की जो करिकुलम है वैसा है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए करिकुलर अलाइनमेंट के लिए भी ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। और स्टार्स इनिशिएटिव के लिए, ठीक है, फोकसेस ऑन 6 स्टेट्स अंडर स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। तो स्टार्स प्रोजेक्ट के लिए भी ये पब्लिश किया गया था, ये लॉन्च किया गया था ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट्स कवर्ड है देख लीजिए, हो सकता है आपसे यही पूछ लेंगे कौन से स्टेट कवर्ड है। तो हिमाचल प्रदेश है, केरला है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है और राजस्थान है, ठीक है। ये 6 स्टेट्स कवर किए गए हैं वर्ल्ड बैंक की जॉब्स एट योर डोर स्टेप और जॉब डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट्स की रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांजैक्शन लिमिट रेज कर दी है। तो 2 चीज़ों के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट रेज की गई है आरबीआई द्वारा, देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूपीआई 123 पे में, ठीक है। यूपीआई 123 पे क्या है? तो इसमें बिना इंटरनेट के भी आप क्या कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बिना इंटरनेट एक्सेस के भी क्या हो सकता है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई है? इसकी लिमिट 5000 थी पहले, अब 10,000 तक की लिमिट कर दी गई है। मतलब ट्रांजैक्शंस 10,000 तक के किए जा सकते हैं बिना इंटरनेट एक्सेस किए, ठीक है। बिना इंटरनेट, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी कहीं नहीं है, हिली एरियाज में या ऐसी जगह जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे 10,000 तक का ट्रांजैक्शन यूपीआई 123 पे से किया जा सकता है, ठीक है। तो यूपीआई 123 पे क्या है, ये अलाउ करता है फोन यूजर्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए विदाउट इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। तो ये बात हो गई यूपीआई 123 पे की। यूपीआई लाइट वॉलेट की बात करते हैं तो इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है 2000 से 5000 तक की, ठीक है। ये क्या करता है, स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस को इजी बना देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 5000 तक का आप स्टोर कर सकते हैं वॉलेट में। जैसे हमारे यहाँ होता है ना बटुआ या पर्स जिसको कहते हैं, तो ये डिजिटल पर्स है, डिजिटल वॉलेट है जिसमें आप 5000 रुपये तक का स्टोर कर सकते हैं। इससे पहले ये लिमिट थी 2000 तक की, अब इसको बढ़ा के 5000 कर दिया गया है, ठीक है। तो क्विक ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए ये यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। क्विक ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए ये यूपीआई लाइट यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यूपीआई 123 की पे की लिमिट कहाँ से कहाँ तक बढ़ा के की गई है, 5000 से 10,000 कर दी गई है। और यूपीआई लाइट की 2000 से 5000। कंफ्यूज नहीं होना है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड की। तो एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अनाउंस किया है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स, ठीक है। बीएसई सेंसेक्स क्या होते हैं, ये ऐसी कंपनीज को रेट करते हैं, इंडेक्स करते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई होती है। मतलब जो प्रीमियम कंपनीज, बेहतरीन कंपनीज होती है इंडिया की, उनको लिस्ट किया जाता है बीएसई सेंसेक्स में। तो ऐसे बीएसई 30 है, मतलब 30 बेहतरीन कंपनीज इंडिया की। बीएसई 50 है, मतलब टॉप 50 कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर बीएसई 100 है, तो इनके अलग अलग क्या है, इनके अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो बीएसई 30 में अगर बात करें तो ये एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या बोला है, जो कि सब्सिडरी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, ये फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे बीएसई सेंसेक्स। रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, कुछ कंपनीज अंदर आएंगी और कुछ कंपनीज 30 जो
टॉप 30 कंपनीज है उससे बाहर जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो की चेंज क्या हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आपको यही देखना है कि जोमैटो विल रिप्लेस जीएसडब्ल्यू स्टील इन 30 स्टॉक बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स। ठीक है, तो बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स में क्या है, जेएसडब्ल्यू अब बाहर चला जाएगा इस इंडेक्स से 30 कंपनीज की लिस्ट से, और जोमेटो अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, डायरेक्टली हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि बीएसई सेंसेक्स रिकॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी कंपनी ने एग्जिट किया है, तो एग्जिट करने वाली जो कंपनी है वो जेएसडब्ल्यू स्टील है, नई कंपनी जो इंक्लूड होने वाली है वो है जोमेटो। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरीके की दूसरी कंपनी है, दूसरे इंडेक्स है, मतलब दूसरी कैटेगरी है बीएसई सेंसेक्स 50, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऐड हुई हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आपको पता होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी हाल ही में 14th महारत्न बना है ना, 14th महारत्न का दर्जा इनको दिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में फॉर्म हुई थी, इनका हेडक्वार्टर्स है बैंगलोर। ठीक है, तो ये बात आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में भी याद रखिएगा। तो बीएसई सेंसेक्स 50 में कौन कौन सी इंक्लूड हुई हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, साथ ही साथ एग्जिट भी देख लीजिए बीएसई सेंसेक्स 50 में कौन कौन सी हुई है, तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, बैंक नहीं लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एग्जिट कर गई है, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एग्जिट कर गई है, और एलटीआई माइंड 3, ये 3 कंपनीज हैं जो एग्जिट कर गई हैं बीएसई सेंसेक्स 50 से। कौन सी नई इंक्लूड हुई है बीएसई सेंसेक्स 50 में, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बीएसई 30 में कौन आया है नया, तो जोमेटो आया है, कौन गया है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील गया है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज को स्टैब्लिश किया गया है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज की एक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को अभी हाल में ही स्टैब्लिश किया गया है। कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, तो ये मेरीलैंड यूएसए में स्टैब्लिश किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन्यू याद रखिएगा। डायरेक्टली आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन यही पूछ ले कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज कहाँ पे फॉर्म किया गया है, तो आपको फ्लोरिडा दे देगा, आपको कैलिफोर्निया दे देगा, मैरीलैंड दे देगा, या कोई भी स्टेट दे देगा, वॉशिंगटन डीसी दे देगा, तो वहां पे कोई भी स्टेट का नाम आपको दे देगा। तो आपको पर्टिकुलरली याद रखना है कि मैरीलैंड यूएसए में एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन माइनॉरिटीज का फॉर्मेशन हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज मतलब जो भी माइनॉरिटीज इंडिया से हैं जो अमेरिका में रहती है उनका एक संगठन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपस में यूनिटी और अपलिफ्टमेंट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, विद इन इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। इस बॉडी ने क्या किया है, इस बॉडी ने डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया है पीएम मोदी को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने दिया है ये सम्मान, तो ये सम्मान दिया गया है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज ने। किसको, पीएम नरेंद्र मोदी जी को। कौन सा सम्मान है ये, तो ये ग्लोबल पीस अवार्ड है। ठीक है, ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट, याद रखिएगा, ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट। ठीक है, ये प्रेजेंट किया गया था वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी एंड एआईएएम द्वारा, मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज द्वारा। ठीक है, ये एआईएएम के चेयरमैन की बात करें तो जसदीप सिंह हैं, जो कि नोटेड सिख फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, चैरिटी में काम करते हैं, ये चेयरमैन होंगे एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज के। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन होंगे, तो जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है इंडिया की वो सारा ही पार्टिसिपेशन होगा, चाहे वो सिख्स हो, क्रिश्चियंस हो, हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो या जीव्स हो। ठीक है, तो सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन जो भी माइनॉरिटी होती है हमारे इंडिया में उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, किसके, एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज के। ठीक है, तो ये आपको पूरा अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं केर स्टारमर। केर स्टारमर ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन फिर से शुरू किए जाएंगे। ठीक है, तो एफटीए जो टॉक्स हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स हैं, वो रिज्यूम की जाएंगी अर्ली 2025 से। ठीक है, क्यों रुक गई थी, क्योंकि अभी हाल ही में दोनों कंट्रीज में इलेक्शन, जिसकी वजह से ये रोक दी गई थी। ठीक है, तो एफटीए विल, और जो एफटीए शुरुआत हुई थी यूनाइटेड किंगडम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो वो 2022 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 2022 में शुरू हुई थी। अगली चर्चा करते हैं फेंगल। फेंगल से, तो फेंगल क्या है, फंगल नहीं, फेंगल। फेंगल जो होता है ये साइक्लोन है। ठीक है, फेंगल नाम दिया गया है सऊदी अरेबिया द्वारा, तो आपको ये याद रखना है, सऊदी अरेबिया ने एक साइक्लोन को नाम दिया है जिसका नाम होगा फेंगल। ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये सदर्न अंडमान सी में फॉर्म हो रहा है, साउथ अंडमान सी में
फेंगल नाम का साइक्लोन फॉर्म हो रहा है और इसको नामकरण किया है सऊदी अरेबिया ने, ठीक है। अभी हाल में ही दाना आया था, साइक्लोन दाना, ठीक है। दाना आया था और क्या आया था, यागी आया था, ठीक है। दाना और यागी आया था। बताइए दोनों का नाम क्या, दोनों का नाम किसने रखा था। और यागी के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ठीक है। बताइए उसका नाम क्या है ऑपरेशन का, ठीक है। चलिए ऑपरेशन का नाम हम बता देते हैं। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भाव, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, वियतनाम, फिलीपींस और जगहों पे साउथ ईस्ट एशिया में रिलीफ वर्क प्रोवाइड किया गया था इंडिया की तरफ से ऑपरेशन यागी के बाद जो तबाही मची थी उसको डील करने के लिए, ठीक है। अब आप यागी और दाना नाम किसने दिया है, किन कंट्रीज ने दिया है, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने डेवलप किया है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो डायरेक्टली आपसे यही पूछा जाएगा स्ट्रॉन्ग किसने डेवलप किया है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग जो डेवलप किया गया है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, ठीक है। ये किसके लिए है, तो ये कंप्यूटेशनल लैंग्वेज है फॉर नैनोपोर रिसर्च, ठीक है। तो नैनोपोर रिसर्च को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए ये बनाया गया है, डेवलप किया गया है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, बस इतना याद रखिएगा। ये आपसे ये नहीं पूछेगा किस लिए लॉन्च किया गया है या इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो बस आप ये याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग क्या है, तो स्ट्रॉन्ग जो है IISc डेवलप किया गया एक लर्निंग मॉडल है, ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल है जिसको डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने, ठीक है। नेक्स्ट कोलैबोरेशन की बात करें तो इसरो ने कोलैबोरेट किया है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी से गगनयान प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है इसरो ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो पहले इसरो ने रशिया के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है गगनयान से लेकर, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, नया कोलैबोरेशन हुआ है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ। तो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इसरो और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने किस संदर्भ में कोलैबोरेट किया है, तो आपको याद रखना है गगनयान के संदर्भ में कोलैबोरेट किया है। या आपसे ये पूछेगा इसरो ने गगनयान के संबंध में किससे कोलैबोरेशन किया है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी से कोलैबोरेट किया है, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट का क्या पर्पज है, क्रू रिकवरी कॉपरेशन होगा और कंटिजेंसी प्रिपेयर्डनेस होगी, ठीक है। क्रू रिकवरी कॉपरेशन होगा और कंटिजेंसी प्रिपेयर्डनेस होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की है, कोलैबोरेशन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला इन लालतीपारा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। और इस गौशाला का नाम होगा आदर्श गौशाला, ठीक है, आदर्श गौशाला। इसके ऑपरेटर कौन होंगे, तो ग्वालियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बस याद रखिएगा कि कहाँ पे ये पहला मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला लॉन्च किया गया है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसमें पशुओं की संख्या होगी 10,000 कैटल की, ठीक है। 10,000 कैटल इसमें रखे जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें जो वेस्ट वो होगा, वेस्ट जनरेट होगा, उसको वेल्थ में कन्वर्ट किया जाएगा बाय यूटिलाइजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट टू जनरेट ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जैसे गोबर ओबर है जो जनरेट होंगे, तो इनसे क्या होगा, इनसे वेल्थ डेवलप की जाएगी, इनसे ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस किए जाएंगे, इसको मतलब कन्वर्ट करके ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस में लिया जाएगा काम, ठीक है। साथ ही साथ कंप्रेस बायोगैस प्लांट भी यहाँ पे लगा दिया गया है, जिससे क्या होगा 100 टन्स ऑफ कैटल डंग डेली एंड प्रोड्यूसेस 2-3 टन्स ऑफ बायो CNG पर डे, ठीक है। तो क्या होगा, वेस्ट टू वेल्थ में ऐसे ही होगा कि ढेर सारा जो गोबर है उसको इकट्ठा किया जाएगा, कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट में डाला जाएगा और फिर उससे बायो CNG जनरेट की जाएगी, ठीक है। कोलैबोरेशन देख लीजिए किसका है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसमें कोलैबोरेट करेगा, ठीक है। हो सकता है आपसे यही पूछ ले किसने टेक्निकल कोलैबोरेशन दिया है गौशाला में, मॉडर्न गौशाला में, तो याद रखना है BPCL नहीं है, HPCL नहीं है, सेल नहीं है, गेल नहीं है, कोई नहीं है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। याद रखिएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड की है ग्वालियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पहली मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। कहाँ पे स्टैब्लिश की गई है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश की गई है। इसका की फीचर क्या है कि इसमें कंप्रेस बायोगैस प्लांट है, ठीक है, CBG प्लांट है, ये बात याद रखिएगा, यहीं पे भी कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा कंप्रेस बायोगैस प्लांट यहाँ पे स्टैब्लिश की गई है। एक्सरसाइज सी विजिल 2024 अभी हाल में ही कंडक्ट की गई है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे कंडक्ट की गई है, ये 12,000 कोस्ट लाइन में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पूरी तरीके से कवर की गई है सी विजिल 2024। और ये सी विजिल का 4th एडिशन होगा, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है, 36 घंटे का टैक्टिकल फेज इसमें कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको याद रखना है सी विजिल 2024 कहाँ पे कंडक्ट की गई है, तो ये इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कंडक्ट की गई है। इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो रेंज है वो है
200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स। पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? तो नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, कोस्ट गार्ड है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, मरीन पुलिस है, और ढेर सारे लोग हैं, ठीक है। पहली बार कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट पार्टिसिपेटेड इन गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। सी विजिल कब शुरू हुआ था? तो 2018 में शुरू हुआ था, ठीक है, 2018 में शुरू हुआ था, और ये 4th एडिशन है 24 में, ठीक है।